जय हिंद दोस्तों, मैं आपका स्वागत करती हूँ इजीली के डिजिटल लर्निंग प्लेटफॉर्म पे। तो आज की जो क्लास है इसके अंदर हम पढ़ने वाले हैं पार्लियामेंट, जो कि हमने एसएससी एमटीएस की जो क्लासेस हैं उसके लिए शुरू करी हुई है। तो हम जो पार्लियामेंट का जो चैप्टर है उसके अंदर क्या पढ़ने वाले हैं कि भाई देखो पार्लियामेंट जो होती है उसके अंदर कौन कौन सी बॉडीज होती हैं। इसका मतलब ये हुआ कि क्या पार्लियामेंट सिर्फ लोकसभा को नहीं कहते? तो इसका जवाब है नहीं। पार्लियामेंट जो है वो खुद 2-3 बॉडी से मिलके बनी हुई होती है। ठीक है, तो इसके बारे में हम पहले शुरुआत से शुरू करते हैं कि पार्लियामेंट जो होती है वो होती क्या है। ठीक है, पार्लियामेंट जो होती है वो होती क्या है। अब देखिए, हमने देखा था कि सेंटर के अंदर क्या होता है कि सेंटर के अंदर 3 तरीके की चीजें होती है। जो गवर्नमेंट होती है उसके हमने देखा है कि 3 पार्ट होते हैं, 3 पिलर होते हैं। एक होती है कार्यपालिका, एक होती है न्यायपालिका और एक होती है विधायिका। तो जो सेंटर के अंदर जो विधायिका का काम करती है वो होती है हमारी पार्लियामेंट, यानी कि हमारी संसद। ठीक है, तो आज क्या है कि आज का जो चैप्टर है इसके अंदर हम यही पढ़ने वाले हैं कि संसद जो है वो क्या है। संसद जो है वो क्या है। तो संसद जो है वो क्या है, इसका जवाब जानने के लिए हमने यहाँ पे शुरू किया हुआ है कि संसद जो है, भारत की जो संसद है वो है, इसके कितने पार्ट हैं, वो कितने भागों में ऐसे बनी हुई है ये है। ठीक है, अब देखो जिस तरीके से पहले हम देखने वाले हैं कि जो संसद है वो क्या करती है कि सेंटर लेवल पे पर विधायिका का काम करती है, विधायिका का काम करती है। ठीक है, ये हमने यहाँ पे देख लिया, सेंटर लेवल पे विधायिका का काम करती है जो संसद होती है वो। ठीक है, अब हम क्या देखने वाले हैं कि ये पार्ट 5 के अंदर है। किसके अंदर है? पार्ट 5 के अंदर आती है। और आर्टिकल जो है वो आर्टिकल 79 से 122 के बीच में आता है। आर्टिकल 79 से 122 के बीच में आता है। अब सेंट्रल लेवल पे अगर विधायिका का काम करती है, इसका मतलब ये हुआ कि स्टेट लेवल के अंदर भी तो एक और विधायिका होती है। तो स्टेट लेवल के अंदर जो विधायिका होती है उसके भी जैसी सेंटर के अंदर विधायिका होती है वैसी कुछ सेम स्ट्रक्चर होती है। अब कुछ सेम होती है, पूरे तरीके से सेम नहीं होती। ये चीज हम अभी समझने वाले हैं। ठीक है, अब यहाँ पे हम देखते हैं कि क्या उसका ऑर्गेनाइजेशन क्या होता है, कि किस तरीके का इसका संगठन बना हुआ होता है, किस तरीके का इसका संगठन होता है। तो जब भी हम संसद की बात करते हैं, जब भी हम पार्लियामेंट की बात करते हैं, तो पार्लियामेंट के हमेशा हमें याद रखना है कि 3 चीजें होती हैं। पार्लियामेंट के 3 स्तंभ होते हैं। पार्लियामेंट 3 चीजों से मिलकर बनी हुई होती है। पहला जो है पार्लियामेंट का जो पहला जो पार्ट है वो है लोकसभा, वो है लोकसभा। दूसरा जो पार्ट है वो है राज्यसभा, दूसरा जो पार्ट है वो है राज्यसभा। और थर्ड जो पार्ट है वो है राष्ट्रपति, थर्ड जो पार्ट है वो है राष्ट्रपति। तो ये जो तीनों चीजें हैं इनको मिला के हम बोलते हैं क्या? संसद बोलते हैं। ठीक है, अब इसमें क्या है कि जो लोकसभा जो होता है इसको क्या बोला जाता है? इसको लोअर हाउस बोला जाता है, इसको लोअर हाउस बोला जाता है। और लोकसभा के अंदर क्या होता है कि जो हम मेंबर ऑफ पार्लियामेंट डायरेक्टली चूज करते हैं वो जाके लोकसभा के सदस्य बनते हैं। वो जाके किसके सदस्य बनते हैं? लोकसभा के सदस्य बनते हैं। लोअर हाउस ये होता है। ठीक है, इसके लिए क्या होता है? डायरेक्ट इलेक्शन होता है। इसके लिए क्या होता है? डायरेक्ट इलेक्शन होता है, डायरेक्ट इलेक्शन होता है। ठीक है, सरकार जो बनती है ना, ये सरकार को रिप्रेजेंट करते हैं। लोकसभा सरकार को रिप्रेजेंट करती है। सरकार को रिप्रेजेंट करती है। सरकार को रिप्रेजेंट इसलिए करती है, देखो भाई, हम देते हैं चुनाव के अंदर हम देते हैं वोट। चुनाव जब होते हैं तो उसके अंदर हम क्या करते हैं? वोट देते हैं। और वोटों से हम क्या करते हैं? मेंबर ऑफ पार्लियामेंट चूज करते हैं। तो जो भी पार्टी पार्लियामेंट के अंदर मेजोरिटी जो वोट लेके जाती है ना, वो लोकसभा के अंदर जो मेजोरिटी में होती है वही जाके बाद में क्या करती है, मतलब जो पार्टी है वो रूल करती है। ठीक है, तो ये जो मेन काम होता है लोकसभा जो है वो इस तरीके से हम लोकसभा को डिफाइन कर सकते हैं। ठीक है, दूसरा आ गया राज्यसभा की। जो राज्यसभा है वो क्या है ना, ये क्या है? फर्स्ट हाउस भी है। ये क्या है? फर्स्ट हाउस भी है। और ये है सेकंड हाउस। ठीक है, अब ये सेकंड हाउस है, सेकेंडरी हाउस नहीं है। सेकंड हाउस है, सेकेंडरी हाउस नहीं है। प्रथम द्वितीय हम बोल सकते हैं लेकिन द्वितीयक नहीं बोल सकते। इसका मतलब ये होता है कि जब भी हम बोलते हैं किसी चीज को ये सेकेंडरी है, ये प्राइमरी है, तो इसका मतलब ये है कि जो प्राइमरी है, जो प्राथमिक है वो ऊपर है, सेकेंडरी है वो उससे नीचे है। ये सेकेंडरी नहीं है, सेकंड जरूर है। ठीक है, तो ये हमने यहाँ पे देख लिया कि राज्यसभा जो है। अब राज्यसभा के बारे में हम देखने वाले हैं। जो राज्यसभा जो है वो है अपर हाउस। वो क्या है? अपर हाउस है। ठीक है, एक चीज यहाँ पे देखिए, यहाँ पे डायरेक्ट इलेक्शन नहीं होते, यहाँ पे होते हैं इनडायरेक्ट इलेक्शन।
इनडायरेक्ट इलेक्शन। इनडायरेक्ट कैसे होते हैं अभी हम देखने वाले हैं कि किस तरीके से जो राज्यसभा होती है उसके अंदर इलेक्शंस होते हैं। अब लास्ट जो है वो क्या है, लास्ट यहाँ पे इसने बोला कि ये सरकार को रिप्रेजेंट करती है, तो ये क्या करता है, ये राज्यों को रिप्रेजेंट करती है, इसीलिए इसको क्या बोला जाता है, राज्यसभा बोला जाता है। राज्यों को रिप्रेजेंट करती है, रिप्रेजेंट करती है। राज्यों को रिप्रेजेंट करने का क्या मतलब है भाई, देखो ये जो सेंटर है ना, ये सेंट्रल गवर्नमेंट जो है वो रूल बनाना चाहे, उसके अंदर लोकसभा के जो लोग होते हैं वो सेंट्रल गवर्नमेंट से रिलेटेड रूल बनाते हैं। राज्यसभा है वो राज्यों को रिप्रेजेंट करती है। इसका मतलब ये हुआ कि राज्यों के जो भी फायदे हैं, राज्य के जो नुकसान है, राज्यों की तरफ से कोई बात बोलनी है। फॉर एग्जाम्पल सेंटर के अंदर कोई डिफेंस का रूल बन रहा है, फॉर एग्जाम्पल कोई डिफेंस का रूल बन रहा है, अगर डिफेंस का कोई रूल बन रहा है और मान लीजिए कि वो राजस्थान बॉर्डर के आसपास कुछ बन रहा है, वहां पे राजस्थान बॉर्डर से रिलेटेड कुछ एरिया जो है, कुछ जिले जो है वो इफेक्ट होने वाले हैं, या वहां पे कुछ कुछ जो वहां की जो लोकल जो सरकारें हैं उनके कुछ अधिकार हैं वो गवर्नमेंट अपने हाथ में लेने वाली है, सेंट्रल गवर्नमेंट, क्योंकि उनको नेशनल लेवल के डिफेंस का ध्यान रखना है। ठीक है, मान लेते हैं ऐसा होता है। अब क्या होगा, किस तरीके के लॉ को हाथ में ले लेती है। फॉर एग्जांपल जो स्टेट है, स्टेट के लॉ एंड ऑर्डर जो है उसको हाथ में लेती है, या उसको थोड़ा सा अपने हाथ में कंट्रोल कर लेती है। अगर ऐसी कोई सिचुएशन आ जाए कि नेशनल लेवल के रूल बनाते टाइम पे अगर स्टेट के किसी पावर को थोड़ा बहुत अपने हाथ में ले रही है, तो उसके लिए उनको स्टेट की आवश्यकता पड़ती है। तो ऐसी जो सिचुएशन आती है वहां पर जो राज्यसभा होती है वही जाके बोलेगी कि इस स्टेट की परमिशन लेने की आवश्यकता है। अदरवाइज तो क्या है कि वो रूल नहीं बना पाएंगे, क्योंकि सेंटर जो है वो स्टेट के विषयों पे ऐसे ही नॉर्मल सिचुएशन के अंदर रूल नहीं बना सकते। अब नॉर्मल सिचुएशन में नहीं बना सकते, अगर बहुत ज़्यादा डिफरेंट सिचुएशन हो तब वो बना सकते हैं। फॉर एग्जांपल इमरजेंसी लगी हुई हो, फॉर एग्जांपल हमने कोई इंटरनेशनल लेवल पे कोई ट्रीटी साइन कर ली हो, ऐसी सिचुएशन में अगर लॉ बनाने हैं तो सेंट्रल गवर्नमेंट जो है वो आराम से स्टेट गवर्नमेंट के विषय हैं उनके ऊपर लॉ बना सकती है। बट अगर कुछ नॉर्मल सर्कमस्टांस है, नॉर्मल सिचुएशन है, ऐसी कोई स्थिति है, तो वहां पे जो है सेंट्रल गवर्नमेंट स्टेट के रूल नहीं बना सकती है। और अगर कोई रूल बनाना हो, अगर स्टेट के किसी विषय पे रूल बनाना हो, तो जो राज्यसभा है वो पहले बिल पास करती है, क्योंकि राज्यसभा राज्यों को रिप्रेजेंट करती है, उसके बाद ही लोकसभा उसके ऊपर कोई बिल बना सकती है। ठीक है, तो इस तरीके से जो राज्यसभा है वो उसको रिप्रेजेंट करते हैं। अब राष्ट्रपति जो हैं, राष्ट्रपति क्या है, हमने पुरानी जो क्लासेस हैं उनके अंदर हमने देख लिया। जो राष्ट्रपति हैं, पहला तो हमने ये देखा कि राष्ट्रपति जो है वो फर्स्ट पर्सन है। भारत के जो प्रथम व्यक्ति जो हैं वो क्या है, राष्ट्रपति को माना जाता है फर्स्ट पर्सन, फर्स्ट पर्सन। दूसरा ये है कि जो राष्ट्रपति जो होते हैं ना वो संसद का पार्ट जरूर है लेकिन किसी भी हाउस का हिस्सा नहीं होते। वो संसद का एक पूरा पार्ट है लेकिन वो किसी भी हाउस का हिस्सा नहीं होते। ये जो कंपोजिशन, ये जो ऑर्गेनाइजेशन हम देख रहे हैं कि किस तरीके से जो संसद होती है उसकी संरचना होती है, किस तरीके से संसद की संरचना होती है, ये बहुत ज़्यादा जरूरी है। याद रखना आपके एग्जाम के लिए बहुत ज़्यादा जरूरी है। ये जो छोटे छोटे पॉइंट हम लिख रहे हैं ये बहुत ज़्यादा जरूरी है। ठीक है, राष्ट्रपति का ये हो गया। उसके बाद में क्या है कि जब भी अगर लोकसभा से कोई बिल पास हुआ, फिर वो राज्यसभा से बिल पास हुआ और उसको राष्ट्रपति ने पास नहीं किया तो वो बिल पास नहीं होगा। इस हिसाब से इसका मतलब ये हुआ कि जब बिल पास राष्ट्रपति भी कर रहे हैं तो राष्ट्रपति भी तो बिल बनाने में हेल्प कर रहे हैं, यानी कि वो भी तो विधायिका का काम कर रहे हैं। तो वो क्या करेंगे, यहाँ पे विधायिका का काम ये भी कर रहे हैं। अब यहाँ पे एग्जीक्यूटिव का काम भी कर रहे हैं वो। राष्ट्रपति जो है वो हर कोई काम कर रहे हैं, राष्ट्रपति जो है वो हर कोई काम कर रहे हैं। यहाँ पे हम उनको विधायिका में पढ़ रहे हैं, यानी कि लेजिस्लेचर में पढ़ रहे हैं। वहां पे जब हम विधायिका कार्यपालिका पढ़ रहे थे, जब हमने देखा था कि कार्यपालिका में 4-5 बॉडीज हैं, जैसे वाइस प्रेसिडेंट है, पीएम है, सीओएम है, तो वहां पे हमने इनको पढ़ा था, राष्ट्रपति को पढ़ा था, क्योंकि ये हेड होते हैं, एग्जीक्यूटिव हेड होते, कार्यपालिका के हेड होते हैं हमारे राष्ट्रपति। पूरे इंडिया की कार्यपालिका के हेड हैं वो हमारे राष्ट्रपति होते हैं, और राज्य की कार्यपालिका के जो हेड होते हैं वो कौन होते हैं, राज्यपाल होते हैं। तो इसीलिए हमारे जो राष्ट्रपति हैं उनके पास में बहुत सारी पावर भी हैं, इसीलिए हमारे जो राष्ट्रपति हैं कह सकते हैं कि इनके पास में बहुत सारी पावर भी है। ठीक है, तो ये हमने देख लिया लोकसभा, राज्यसभा और राष्ट्रपति। अब पहली बार इनका गठन कब हुआ, पहली बार चुनाव हुआ था 1951 के अंदर, और 1952 के अंदर पहली बार हमारा जो संसद है उसका गठन हुआ था। ठीक है, पहली बार संसद कहेंगे उसका गठन हुआ था 52 के अंदर। अब बात करते हैं कंपोजिशन ऑफ राज्यसभा एंड कंपोजिशन ऑफ लोकसभा। कंपोजिशन ऑफ राज्यसभा का मतलब ये हुआ, कंपोजिशन ऑफ राज्यसभा का मतलब ये हुआ कि देखो टोटल जो है भारत के अंदर टोटल 250 सीट हैं, टोटल 250 सीट है कहाँ पे, राज्यसभा के अंदर
250 सीट हैं। अब देखो 250 है लेकिन 245 ही भरी जाती हैं, 245 ही भरी जाती है, ठीक है, 245 ही भरी जाती है, ठीक है, ये हमने देखा। अब हम क्या देखने वाले हैं, एक सेकंड रुकिए। ही भरी जाती है। अब सबसे पहले क्या देखना इंपॉर्टेंट है, देखना इंपॉर्टेंट ये है कि ये जो सीट हैं ये किस तरीके से भरी जाती हैं, ये भी हम यहाँ पे देख लेते हैं किस तरीके से ये जो सीट हैं ये भरी जाती हैं। देखो 245 भरी जाती हैं, इनके अंदर दो तरीके से सीटें भरी जाती हैं। एक तो वो लोग होते हैं जो इलेक्टेड होते हैं और एक वो लोग होते हैं जो नॉमिनेटेड होते हैं। एक तो वो लोग होते हैं जो इलेक्टेड होते हैं, एक वो लोग होते हैं जो नॉमिनेटेड होते हैं। तो यहाँ से हम लिखना शुरू करते हैं कि टोटल 250 लोग हैं, है ना, और भरी कितनी जाती हैं, भरी जाती हैं 245, ठीक है। अब इसके अंदर से कौन से होते हैं, एक तो नॉमिनेटेड होते हैं, एक तो होते हैं नॉमिनेटेड, है ना, और एक होते हैं इलेक्टेड, एक होते हैं इलेक्टेड। नॉमिनेटेड का मतलब ये है जिनको मनोनीत किया गया है, जिनको मनोनीत किया गया है। तो 12 लोग होते हैं जो नॉमिनेटेड होते हैं और 233, भाई 245 में से 12 घटा दिया तो 233 बचा। तो 233 लोग होते हैं जो क्या होते हैं, निर्वाचित होते हैं, जो निर्वाचित होते हैं, और ये होते हैं मनोनीत, ठीक है। अब हम ये देख लेते हैं कि मनोनीत जो है उनको कौन मनोनीत करता है, मनोनीत जो है उनको कौन मनोनीत करता है। तो देखिए राष्ट्रपति जो होते हैं ना, हमारे भारत के जो राष्ट्रपति हैं वो राज्यसभा के अंदर 12 सदस्यों को मनोनीत करते हैं। किस आधार पे, कला के आधार पे, साहित्य के आधार पे, स्पोर्ट्स के आधार पे, या कुछ अच्छा सोशल वर्क किया हो, साइंस वगैरह हो, इस आधार पे 12 सदस्यों को जो राष्ट्रपति हैं वो मनोनीत करते हैं, ठीक है, राष्ट्रपति द्वारा, राष्ट्रपति द्वारा इनको मनोनीत किया जाता है, ठीक है, राष्ट्रपति द्वारा इनको मनोनीत किया जाता है। आधार क्या है, आधार क्या है, कला। भाई जैसे हम देखते हैं ना कभी कभी कोई एक्ट्रेसेस होती हैं, कोई एक्टर होते हैं, उनको एमपी जो है उनको हम कहाँ बैठे देखते हैं, बहुत बार राज्यसभा के अंदर बैठे देखते हैं। तो उसका रीजन यही है कि इनके आधार पे उनको मनोनीत किया जाता है। कला, साहित्य, है ना, विज्ञान, और कला साहित्य विज्ञान हो गया, और एक हो गया सोशल वर्क, है ना, सामाजिक कार्य। इन आधारों पे क्या है कि 12 जो लोग होते हैं उनको मनोनीत किया जाता है, ठीक है। ये हमने यहाँ पे देख लिया है, ये हमने यहाँ पे देख लिया। उसके बाद में हमें ये देखना है, उसके बाद में हमें ये देखना है कि अब देखो जो 233 जो लोग होते हैं वो किस तरीके से आते हैं। अब देखो ये जो 233 जो लोग होते हैं इनको इलेक्ट करते हैं हमारे कौन, जो मेंबर ऑफ लेजिस्लेटिव असेंबली हैं। हर राज्य से कौन आगे जाके रिप्रेजेंट करेगा, ये पावर तो उस राज्य के पास में होगी ना। तो हम क्या करते हैं, हम हमारे जो एमएलए होते हैं उनको चूज करके भेजते हैं। एमएलए जो हैं उनको हमारी जो विधानसभा होती है, फॉर एग्जांपल हम बात कर लेते हैं राजस्थान की, तो राजस्थान से हमने एमएलए चूज किए और जयपुर भेजे, क्योंकि जयपुर की विधानसभा जो है, सॉरी राजस्थान की विधानसभा है वो जयपुर में है। तो जयपुर के अंदर सारे एमएलए इकट्ठे हो गए। राजस्थान के अंदर 200 एमएलए होते हैं, ठीक है। अब यहाँ से क्या होगा कि हमारे राज्य को रिप्रेजेंट करने के लिए राज्यसभा यानी कि सेंटर के अंदर कुछ लोग जाएंगे और उन लोगों को हमारी जो विधानसभा है वो चूज करेगी। हमारी विधानसभा खुद जो 200 लोग हैं उन्हीं में से 25 लोगों को नॉमिनेट करेगी और उन लोगों को सेंटर में भेजेगी राज्यसभा के अंदर बिठाने के लिए, राज्यसभा में नॉमिनेट करने के लिए या इलेक्ट करने के लिए कह सकते हैं, राज्यसभा में इलेक्ट करने के लिए। मतलब ये हुआ कि पूरा प्रोसेस ये है कि एमएलएज आए, एमएलए जो हैं वो ही क्या करेंगे, इलेक्ट करेंगे, वो ही इलेक्ट करेंगे किनको, एमपीज को, फॉर किसके लिए, फॉर राज्यसभा, फॉर राज्यसभा, ठीक है। हर राज्य के अंदर ऐसा ही होता है, हर राज्य के अंदर ऐसा ही होता है। अब कितने इलेक्ट किए जाएंगे, कितने क्या होगा, ये डिपेंड करता है उस राज्य की पॉपुलेशन के आधार पे। फॉर एग्जांपल किसी राज्य की पॉपुलेशन बहुत ज़्यादा है तो उसके ज़्यादा सदस्य जाएंगे, अगर किसी राज्य की पॉपुलेशन कम है तो वहाँ से कम सदस्य जाएंगे, लेकिन सबसे सेम सदस्य नहीं जाएंगे, सबसे एक जैसे लोग नहीं जाएंगे, कहीं से कम जाएंगे, कहीं से ज़्यादा जाएंगे। ये इस बात पर निर्भर करता है कि किसी राज्य की जो पॉपुलेशन है, किसी राज्य की जो जनसंख्या है वो कितनी है, ठीक है। तो ये हमने देख लिया कि क्या कंपोजिशन होता है, कहां से कितने कितने लोग आते हैं, ये हमने यहां पे देख चुके हैं, ठीक है। अब हम बात करने वाले हैं,
अब हम बात करने वाले हैं कि हमारी जो लोकसभा जो होती है, अब हम बात करने वाले हैं हमारी जो लोकसभा है उसके अंदर टोटल कितने सदस्य होते हैं। तो टोटल जो सदस्य होते हैं वो होते हैं 552। टोटल जो सदस्य होते हैं वो होते हैं 552, ठीक है। अब इन टोटल 552 सदस्यों में से अभी के टाइम पे नाउ हम कितने चूज करते हैं, 545, ठीक है। अभी के टाइम पे हम 545 सदस्यों को इलेक्ट करके भेजते हैं। अब इलेक्ट करके भेजते हैं, इसका मतलब ये हुआ कि लोकसभा जो होता है, याद है ना, एमपी का चुनाव, मेंबर ऑफ पार्लियामेंट का चुनाव, यानी कि लोकसभा के अंदर जो लोग जाते हैं उनको हम डायरेक्ट इलेक्ट करते हैं। उनको क्या करते हैं, हम डायरेक्ट इलेक्ट करते हैं। तो डायरेक्ट इलेक्ट किया 545 लोगों को। किस आधार पे किया, कौन सी जगह से कितने लोगों को किया, ये जो बात है वो हर 10 साल के अंदर क्या होती है, हर 10 साल के अंदर डिसाइड करी जाती है। किसके द्वारा, परिसीमन आयोग के द्वारा। परिसीमन आयोग के द्वारा, परिसीमन आयोग जो है वो क्या करता है कि हर 10 साल में ये डिसाइड करता है कि किस राज्य से कितने आएंगे। रीज़न ये है कि हर 10 साल में पॉपुलेशन चेंज होती है। अब पॉपुलेशन चेंज होती है तो रिप्रेजेंटेशन भी तो चेंज होना चाहिए, क्योंकि रिप्रेजेंटेशन किसके आधार पे हो रहा है, पॉपुलेशन के आधार पे हो रहा है, ठीक है। तो ये बात हमने यहाँ पे देख ली है, ये बात हमने यहाँ पे देख ली है। अब इसके अलावा हमें क्या देखना है, अब ये जो लोग हैं 245 जो लोग हैं, ये क्या होता है कि हर जगह पे क्या होता है, एक क्षेत्र होता है, कौन सा, कॉन्स्टिट्यूएंसीज होती है। क्या होती हैं, कॉन्स्टिट्यूएंसीज होती हैं, टेरिटोरियल कॉन्स्टिट्यूएंसीज होती हैं। वो जो टेरिटोरियल कॉन्स्टिट्यूएंसी होती हैं उनके अंदर क्या होता है कि जो जिला हो गया, हर जिले के जो लोग हैं वो, मतलब कि जैसे मान लीजिए कि एक जिले के अंदर 10 लाख लोग हैं, तो वहाँ से एक व्यक्ति आ जाएगा, क्योंकि जो पॉपुलेशन जो है वो फिक्स करी गई है, वो ये करी गई है कि हर 10 लाख पर एक सीट क्या होगी, एक सीट होगी, ठीक है। तो ये बात यहाँ पे करी गई है। उसके बाद में क्या किया गया है, उसके बाद में ये किया गया कि अगर ये फिक्स हो गया कि हर 10 लाख के ऊपर एक सीट है, तो इसका मतलब ये हुआ कि अगर मान लीजिए कि किसी राज्य के अंदर 10 लाख लोग हैं, तो वहां से एक व्यक्ति जाएगा। और अगर किसी राज्य के अंदर, जिले के अंदर, अगर किसी जिले के अंदर 20 लाख लोग हैं, तो वहां से दो लोग जाएंगे, 2 सीटें वहां से होगी। इसका मतलब ये हुआ कि जैसे जैसे पॉपुलेशन बढ़ती जाती है, वैसे वैसे जो कॉन्स्टिट्यूएंसीज हैं उनके अंदर चेंज होता रहता है। और इलेक्शन कमीशन जो है वो हर चीज को यहाँ पे मॉनिटर कर रहा होता है। इलेक्शन कमीशन यानी कि कौन सा, चुनाव आयोग। चुनाव आयोग जो है वो इसको क्या कर रहा होता है, चेंज कर रहा होता है, या इसको ध्यान रख रहा होता है, ठीक है। अब क्या होता है, सीट हमने देख ली। हर 10 साल के अंदर क्या होता है, सीटों का पुनर्संयोजन होता है। हर 10 साल में सीटों का पुनर्संयोजन, ठीक है। पुनर्संयोजन कह सकते हैं या फिर रीअरेंजमेंट कह सकते हैं, रीअरेंजमेंट कहेंगे, रीअरेंजमेंट, ठीक है। उसके बाद में हमने देखा कि देखिए हमारे देश के अंदर क्या है कि किसी भी एक धर्म को कोई बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंस नहीं दी गई है, लेकिन फिर भी एक चीज़ करी गई है कि जिन लोगों का कम रिप्रेजेंटेशन है, जो लोग मतलब कि बहुत ज़्यादा आगे रिप्रेजेंट नहीं किया गया है, जिन लोगों की बात आगे तक नहीं पहुंच पा रही क्योंकि उनके कास्ट, उनका धर्म, उनकी जो जाति है, वो जो लोग हैं वो आगे इतने लोग हैं ही नहीं उनकी बात आगे पहुँचाने के लिए। इसलिए क्या किया गया है कि SC और ST जो हैं उनकी पॉपुलेशन के हिसाब से रिप्रेजेंटेशन करी गई है कि अगर मान लीजिए कि कोई एरिया है, वहाँ पर 10% पॉपुलेशन SC ST की है, तो जितने लोग वहां से लोकसभा में जाएंगे उनमें से 10% लोग SC ST के होंगे। तो SC ST के लिए क्या किया गया है, SC और ST के लिए रिजर्वेशन किया गया, रिजर्वेशन किया गया, ठीक है। एक चीज यहां पे हो गई। अब अगला जो हम देखने वाले हैं वो ये है कि फर्स्ट पास द पोस्ट सिस्टम। इसका मतलब ये है कि जीतते कैसे हैं। भाई देखो पॉलिटिक्स में तो हर कोई है, हर कोई देखता रहता है, तो लेकिन सिस्टम क्या है, सिस्टम ये है कि आपको 50% लोगों के वोटों की आवश्यकता नहीं है। जितने लोग चुनाव के अंदर खड़े हुए हैं एक जगह पे, उनमें से अगर सबसे ज़्यादा वोट आपने प्राप्त कर लिए हैं, भले ही आपके 20% ही हो, अगर बाकी लोगों के 10% भी हैं तो आप जीत जाएंगे। तो क्या होगा, आप जीत जाएंगे, ठीक है। तो यहाँ पे जो सिस्टम है वो होता है फर्स्ट पास्ट द पोस्ट सिस्टम, ठीक है। फर्स्ट पास द पोस्ट सिस्टम यहाँ पे होता है, फर्स्ट पास द पोस्ट सिस्टम यहाँ पे होता है कि जिसने सबसे ज़्यादा वोट प्राप्त किए। जैसे मान लीजिए
जैसे मान लीजिए कि एक कॉन्स्टिट्यूएंसी में 10 लोग खड़े हुए, है ना, 100% लोग होते हैं। अगर इन लोगों ने किसी एक को 12%, एक को मान लीजिए कि 20% वोट आ गए एक आदमी के पास में, बाकियों के पास में 10 आ गए, 12 आ गए, 16 आ गए, है ना, किसी के पास में 20 नहीं पहुंचे, क्योंकि 10 लोग हैं तो वोट बट जाएंगे, ज़्यादा से ज़्यादा लोगों में वोट बढ़ जाएंगे। तो 20% वोट आते ही ये जो व्यक्ति है 20% वाला, ये व्यक्ति विनर घोषित कर दिया जाएगा, इस व्यक्ति को विजेता घोषित कर दिया जाएगा। वेरी सिंपल। अब देखते हैं अगला। अगला ये है इलेक्शन ऑफ द लोकसभा, जो कि हम ऑलरेडी देख चुके हैं। इलेक्शन अभी हमने सारे देख लिए कि किस तरीके से इलेक्शन होते हैं, ये सारी जो चीज़ें हैं वो हम यहाँ पे देख चुके हैं, ठीक है। तो कॉन्स्टिट्यूएंसीज होती हैं, SC ST के लिए रिजर्वेशन होता है ना, हर 10 साल के अंदर जो सीटें होती हैं वो फिक्स होती हैं। लेकिन अभी का जो टाइम है उसके अंदर क्या किया गया है, अभी का जो टाइम है उसके अंदर 25 साल तक के लिए सीटें फिक्स कर दी कि हाँ अब हम नहीं बढ़ाएंगे हर 10-10 साल में। रीज़न ये है कि बार बार चेंजेस करने पड़ते हैं, इसलिए क्या किया, अभी 25 सालों के लिए उसको फिक्स कर दिया गया, ठीक है। अब दूसरा ये है कि जो मान लो कि अगर 2013 के अंदर आपको सीटें चेंज करनी है तो 2011 की जो जनसंख्या है उसको यूज करना पड़ेगा। भाई 2011 की जनसंख्या के हिसाब से वोट जो है, वोटों की जो सीट देना पड़ेगा उनको, ठीक है। 2000 मतलब जो उससे पहले जो जस्ट जो जनसंख्या गणना हुई है उसके हिसाब से जो सीटें हैं वो फिक्स होंगी, ठीक है। उसके बाद में हमने देखा SC ST के लिए रिजर्वेशन है, और जिसको सबसे ज्यादा वोट मिले वही विजेता घोषित होगा, ये भी हमने यहाँ पे देख लिया, ठीक है। अब अगला देखने वाले हैं ड्यूरेशन ऑफ द राज्यसभा। ड्यूरेशन ऑफ द राज्यसभा मतलब ये हुआ कि जो राज्यसभा है उसकी अवधि कितनी होती है। अब देखो सिंपल सी चीज है, राज्यसभा और लोकसभा दोनों हम साथ में इसलिए पढ़ रहे हैं ताकि आपको याद रहे, आपको याद रहे। रीजन ये है कि भाई देखो इतनी सारी चीजें हैं, इतनी सारी इन्फॉर्मेशन है, इतना छोटा सा दिमाग है ना, इतनी सारी चीजें इतना जल्दी जल्दी पढ़ना है, तो हमें क्या करना है कि चीजों को कंपेयर करना है। एक चीज अगर याद हो गई तो दूसरों 2-3 चीजों को अगर है ना एक पास में रख लिया, सेम चीजें हैं मान लो, तो इनको क्या करेंगे एक साथ पढ़ेंगे, उन सबको एक साथ पढ़ेंगे, जिससे क्या है कि एक दूसरे का कंपैरिजन करेंगे, फिर वो याद रह जाएंगे। अब इनके साथ में भी इनका आपस में कंपैरिजन हो रहा है, फिर इसका हम राज्यसभा का करेंगे विधान परिषद से करेंगे, क्योंकि क्या होता है राज्य के अंदर जो विधान परिषद होती है वो स्टेट के सेंटर के अंदर जो राज्यसभा है उसके बराबर होती है। सेंटर के अंदर जो लोकसभा होती है वैसी ही राज्य के अंदर क्या होती है, विधानसभा होती है ना। जैसे यहाँ पे MP होते हैं वैसे ही राज्य के अंदर क्या होते हैं, MLAs होते हैं। तो इस तरीके से क्या है कि हम आपस में कंपैरिजन करके करेंगे, ताकि अगर एक बार लोकसभा पढ़ ली तो मान के चलिए कि विधानसभा जो है उसको पढ़ना बहुत ज़्यादा मुश्किल नहीं होगा, ठीक है। अब सिंपल सी चीज़ है, लोकसभा और राज्यसभा के बीच में जो डिफरेंस देख रहे हैं उसके लिए करना ये है कि जो राज्यसभा होती है वो कभी भी विघटित नहीं होती, कभी भी विघटित नहीं होती। इसका मतलब ये है कि कभी भी छुट्टी नहीं होती, विघटित नहीं होती। इसका मतलब ये है कि देखो भाई जैसे 5 साल खत्म हो गए ना, जैसे 5 साल खत्म हो गए किसी सरकार को तो हम फिर से चुनाव करवाते हैं, तब तक के लिए वो जो सेशन है, तब तक के लिए वो जो संसद है, क्या कहेंगे उसको, लोकसभा जो है उसको विघटित कर दिया जाता है, उसको विघटित कर दिया जाता। उस तरीके से कभी भी विघटित नहीं किया जाता किसको, राज्यसभा को। इसका मतलब ये है कि ये एक कंटिन्यूस यानी कि लगातार चलने वाला हाउस है, वाली सभा है, ठीक है। ये बात हमने देख ली, लगातार चलने वाली सभा है। उसके बाद में हम ये देखेंगे कि लगातार ऐसे चलती है, इसका मतलब क्या हुआ। अब इसकी अवधि जो है वो होती है 6 साल की, इसकी जो अवधि होती है वो होती है 6 साल की। इसकी भी अवधि हम देखने वाले हैं, इसकी भी अवधि हम देखने वाले हैं। अब देखो 6 साल की अवधि है, लोग छुट्टी पे नहीं जाते, इसका मतलब क्या करते हैं, हर 2 साल के अंदर तीसरा हिस्सा जो है ना उसको बदल देंगे। क्या करेंगे, हर 2 साल, यानी कि ये 2 साल हो गई, पहली 2 साल, फिर दूसरी 2 साल और तीसरी 2 साल, ठीक है। ऐसे 2-2 साल लिए। अब देखो क्या किया, टोटल 6 साल हो गई, हर 2 साल के अंदर 1/3 लोगों को बदल देंगे, है ना, दूसरे ले आएंगे। तो यहाँ पे मान लो कि 10 लोग आए हैं, यहाँ पे 10 पीले लोग आए हैं, ऐसे याद रहेगा, यहाँ पे 10 पीले लोग आए हैं मान लो, है ना। तो ये जो 10 पीले लोग आए हैं ये 6 साल बाद बदले जाएंगे, और ये 10% ही है, यानी टोटल 30 लोग हैं। तो अगर इसका तीसरा हिस्सा होगा तो 10 यहाँ पे, 10 यहाँ पे और 10 यहाँ पे, ठीक है। अब क्या होगा, ये जो 10 लोग हैं ना, ये जब 3 साल हो जाएंगे उसके बाद वाले जो 2 साल होंगे यहाँ पे बदल देंगे, यहाँ पे बदल देंगे, ठीक है। अब मान लो कि इसके बाद में क्या हुआ था, इससे पहले आए थे ये लोग, अब इसके बाद जैसे ये लोग आए तो ये आए तो 2 ये हो गई, 2 साल ये हो गई, 2 ये हो गई, 2 ये हो गई। इसके बाद में क्या है कि ये वाले जो 10 लोग हैं ना इनको बदल देंगे,
उसके बाद जो साल आएंगी तो यहाँ पे क्या होगा, इसके बाद में जो 10 लोग हैं तो एक तो ये साल, दो साल ये, और तीसरी बार इनको बदल देंगे। तो क्या होता है कि हर 2-2 साल के अंदर जो लोग होते हैं उनको बदलते रहते हैं। तो कभी भी जो हाउस है वो बंद नहीं होता, खत्म नहीं होता, कभी भी विघटित नहीं होता। ठीक है, तो ये हमने यहाँ पे देख लिया। अब देखो ऐसा सोचो कि जब पहली बार लोगों को चुना गया होगा, पहली बार जब 1952 के अंदर लोगों को चुना गया होगा, तो कैसे इन लोगों को हटाया गया होगा, क्योंकि तब भी तो हटाना पड़ेगा। तो क्या हुआ, ये किया गया कि भाई देखो पहले 2 साल जो है वहां पे लॉटरी सिस्टम कर दिया कि जिसका नाम आएगा उसको क्या किया जाएगा, उसको हटा दिया जाएगा। ठीक है, तो वो पहली बार तो ऐसा करना पड़ता है। तो ये सारा सिस्टम हुआ। दूसरा है ड्यूरेशन ऑफ द लोकसभा, लोकसभा की अवधि क्या है, लोकसभा जो है वो कितने टाइम तक के लिए काम करती है, ये बात यहाँ पे है। तो लोकसभा का हमें पता है, इसकी जो अवधि है वो 5 साल होती है। ये क्या होती है, 5 साल होती है, लेकिन ये फिक्स नहीं है। जब तक हाउस के अंदर, जब तक हाउस में किसी पार्टी की मेजॉरिटी हो, तभी ये 5 साल तक होगा। अगर किसी पार्टी की मेजोरिटी नहीं है, गठबंधन भी नहीं हो रहा है किसी सरकार का, तो क्या होता है, किसी पार्टी का गठबंधन भी नहीं हो रहा है, तो फिर से चुनाव होंगे। ठीक है, यानी कि 5 साल बाद में तो इसको, और मान लो कि मेजोरिटी है तो भी 5 साल बाद में जो हाउस है उसको विघटित कर दिया जाएगा, हाउस जो है उसको खत्म कर दिया जाएगा, फिर से इलेक्शन होंगे और नए लोग आएंगे। तो क्या होगा, फिर से इलेक्शन होगा और नए लोग आएंगे। ये हमें याद रखना है। हमारा जो एमटीएस का पेपर है उसके अंदर इसी टाइप के क्वेश्चन आते हैं। हाउस का कार्यकाल कितना है, कहाँ से लोग चुने जाते हैं, कौन चुनता है। ठीक है, अब यहाँ पे हमने एक और चीज देख ली। यहाँ पे एक सेकेंड, जो इलेक्शन वाली जो चीज है, यहाँ पे हमने क्या देख लिया, यहाँ पे हमने ये देखा कि हम तो सीधा इनको चुन नहीं रहे हैं, इनको हम सीधा नहीं चुन रहे हैं, इनको हम सीधा चुन रहे हैं। तो ये क्या होते हैं, इनडायरेक्टली चुने हुए होते हैं। और ये क्या होते हैं, डायरेक्ट चुने हुए होते हैं। ये क्या होते हैं, डायरेक्ट चुने हुए होते हैं। ये भी याद रखना है, ये डायरेक्ट चुने हुए होते हैं, ये इनडायरेक्ट चुने हुए होते हैं, ये याद रखना है हमें। ठीक है, इलेक्शन उसके अंदर देख लिया, ड्यूरेशन देख ली। अब देखते हैं मेंबरशिप ऑफ द पार्लियामेंट। भाई जो लोग हैं उनको मेंबरशिप किस तरीके से मिलती है, ये बात करते हैं, क्वालिफिकेशंस की बात करते हैं। तो सीधा है, सीधी सिंपल सी चीज़ें हैं। क्वालिफिकेशन के लिए पहला है कि आप क्या होने चाहिए, भारतीय होने चाहिए। भारतीय वाली तो हर जगह चाहिए। अब जो पुरानी जो क्लास थी उसके अंदर हमने एज से रिलेटेड भी क्वालिफिकेशन देखी थी, क्योंकि देखो कि क्या है कि कोई भी जो हाउस है उसके अंदर एज से रिलेटेड एक क्वालिफिकेशन होती है कि अगर मान लीजिए कि आप विधानसभा के अंदर जा रहे हैं या लोकसभा के अंदर जा रहे हैं, तो आपकी मिनिमम जो एज है वो 25 साल होनी चाहिए। मिनिमम आपकी जो एज है वो 25 साल होनी चाहिए। और अगर आप राज्यसभा के अंदर या विधान परिषद के अंदर जा रहे हैं तो आपकी जो मिनिमम एज है वो 30 ईयर होनी चाहिए। फिर अगर मान लीजिए कि आप राष्ट्रपति की पोस्ट के लिए चुनाव लड़ रहे हैं या राज्यपाल बनने के लिए चुनाव लड़ रहे हैं, कुछ भी ऐसा कर रहे हैं, या उपराष्ट्रपति बनने के लिए चुनाव लड़ रहे हैं, तो आपकी जो एज है वो मिनिमम 35 होनी चाहिए। दूसरा, पहला तो भारतीय नहीं होना चाहिए, और कहीं पे भी क्या नहीं हो। भाई ये तो सबको पता है, जहां पे भी हम पढ़ेंगे ये तो सबको पता है कि कहीं पे भी उसका लाभ का पद नहीं हो। मतलब ये है कि कल को भाई एक तो यहाँ पे आप बन गए हो देश के अंदर, MP बन के बैठे हो, और दूसरा क्या है कि आपने कहीं पे दूसरे जगह के अंदर भी एक MLA भी बने हुए हो, तो आप 2 जगह से सैलरी नहीं ले सकते। बात सिर्फ सैलरी की नहीं है, बात ये भी है कि कल को आप MP होने का फर्ज निभाओगे या MLA होने का, क्योंकि जब आप इतनी बड़ी पोस्ट से इतने सारे लोगों को 10-12 लाख लोगों को रिप्रेजेंट कर रहे हो वहां जाके, तो आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटी बनती है कि हर एक एस्पेक्ट में उसको एक प्रॉपर ध्यान देके ये सारे काम किए जाए। और फिर और कोई भी आपका इंटरेस्ट जाग सकता है अगर ऐसा होता है तो, ठीक है, कोई और भी इंटरेस्ट जाग सकता है। तो इसीलिए कोई और लाभ का पद ना हो, कोई और लाभ का पद ना हो, यानी कि कहीं पे भी गवर्नमेंट जो जॉब है वो नहीं हो। अगर मान लीजिए कि गवर्नमेंट जॉब, चल मान लीजिए कि आपका कहीं और पे पोस्ट है और आप इलेक्शन में खड़े हो जाते हैं, तो आपको क्या करना पड़ेगा। और अगर मान लीजिए आप जीत जाते हैं तो क्या होगा, तो आपको जब दूसरा हाउस जो है उसके अंदर जाने से पहले जो पहले वाला जो हाउस है उससे रिजाइन करना पड़ेगा, उससे क्या देना पड़ेगा, त्याग पत्र देना पड़ेगा। तो लोकसभा के अंदर जो एज होती है, एज की बात कर रहे हैं, लोकसभा में जो एज होती है वो होती है 25 साल। 25 साल की एज आपको मिनिमम रिक्वायर्ड होती है। दूसरा जो है वो है राज्यसभा जो है उसके अंदर मिनिमम एज की रिक्वायरमेंट होती है क्या, 30 साल। ये भी रट लेना है, ये भी ढंग से रट लेना है, ठीक है।
तो ये 3-4 चीजें हमें याद रखनी है। डिस्क्वालिफिकेशन की बात करते हैं, अयोग्यताएं की बात करते हैं कि भाई जैसे मान लो कि आपने गलत तरीके से कोई काम किया हो, आपसे ये पूछा गया हो कि भाई देखो आपकी कितनी सैलरी है, ये सारी बातें आप इलेक्शन कमीशन को बताओ कि भाई किसी नेता के पास में कितना धन है, इस बात की जानकारी जो है वो गवर्नमेंट को रखनी पड़ती है कि कल को आपने घोटाला किया, आपने 200 करोड़ और कमा लिए और फिर बाद में कहते हो ये तो मेरा पहले से ही था, ये पूरी संपत्ति तो मेरी पहले से ही थी, तो कितना पैसा उसके पास में है, कितनी उसकी इनकम है, कितनी वो आती है उसकी रेगुलर इनकम, ये सारी जो चीजें हैं वो पहले इलेक्शन कमीशन को जमा करवानी पड़ती है। उसके बाद में आपने इलेक्शन में कितना खर्चा किया ये सब भी लिमिटेड होता है, कहाँ कितना खर्चा किया ये सब भी आपको बताना पड़ता है, ठीक है। फिर अगला ये है कि अगर आपकी 6 साल से ज्यादा किसी भी केस से रिलेटेड 6 साल के लिए अगर जेल हो जाती है तो आप फिर यहाँ पे निर्भर हो जाएंगे, उसके बाद में आप वोटों में नहीं खड़े हो सकते, है ना, तो आप वोट में नहीं खड़े हो पाओगे, तो ऐसा भी कुछ है, ठीक है। उसके बाद में एक और ग्राउंड होता है, एक और तरीका होता है कि किस तरीके से डिस्क्वालिफिकेशन या अयोग्यताएं हो सकती हैं। तो अयोग्यताएं होने का एक तरीका मतलब एक आप अलग तरीका ढूंढ सकते हैं। एक और तरीका ये है कि अगर मान लीजिए कि आप बीजेपी पार्टी से हाउस के अंदर आए हैं, बीजेपी पार्टी से आपने चुनाव जीते हैं और उसके बाद में आपको लगता है कि भाई चलो कांग्रेस जो है अपने को पैसा देके अच्छे से बुला रही है, तो आप अगर वहां चले जाते हो तो आपको हाउस से ही निकाल दिया जाएगा, आपको क्या है निर्हर घोषित कर दिया जाएगा और ये घोषित करने की जो पावर है वो अध्यक्ष के ही पास में है। सिर्फ अध्यक्ष ऐसा कर सकता है। किसका अध्यक्ष? लोकसभा अध्यक्ष और राज्यसभा अध्यक्ष, ठीक है। सिर्फ अध्यक्ष ऐसा कर सकता है जब आप हाउस के अंदर अपनी पार्टी चेंज कर लेते हो, दल बदल कर लेते हो, तो दल बदल विरोधी कानून के अंदर लिखा हुआ है कि आप ऐसा नहीं कर सकते। अगर आप ऐसा कर लेते हो तो आपको डिस्क्वालीफाइड कर दिया जाएगा, तो आपको डिस्क्वालीफाइड कर दिया जाएगा। ये जो बात लिखी हुई है ये लिखी हुई है अनुसूची 10 के अंदर, अनुसूची 10 के अंदर, जो कि हम पढ़ चुके हैं। अनुसूची 10 के अंदर लिखी हुई है जिसको बोला जाता है दल बदल विरोधी, ठीक है, दल बदल विरोधी जो अनुसूची है ये इसको बोला जाता है, ठीक है। तो ये हमने निर्भरताओं की बात कर ली, डिस्क्वालिफिकेशंस की बात कर ली, ठीक है। इससे ज़्यादा नहीं आएगा, इससे बाहर क्वेश्चन नहीं बनेंगे। फिर है वैकेंटिंग ऑफ सीट्स, भाई सीट अगर खाली हो जाए, सीट कैसे खाली हो सकती है ये भी तो हमें देखना है कि मान लो कि सीट कैसे खाली हो सकती है। अब सीधी बात है कि अगर मान लो कि कोई व्यक्ति है, एक जगह पे पहले एमएलए था, बाद में उसने दोबारा चुनाव लड़ा एमपी का और वो इसके अंदर जीत गया, तो वो एमएलए क्यों रहेगा, वो एमपी चला जाएगा, एमपी बन जाएगा, तो सीट खाली हो जाएगी। या फिर उसने क्या कर दिया, रिजाइन कर दिया, कि भाई मैं अपनी जो पोस्ट है वो छोड़ रहा हूं। या फिर ऐसे हो सकता है उसको डिस्क्वालीफाई कर दिया जाए, उसको निर्हर घोषित कर दिया जाए, ठीक है। या फिर वो अब्सेंट रह रहा हो। अगर कोई व्यक्ति हाउस के अंदर 60 दिन से ज़्यादा लगातार अब्सेंट रहता है तो भी उसको हाउस से उसकी जो सीट है वो खाली कर दी जाती है, ठीक है। तो ये सारी जो चीज़ें हैं ये हैं। और दूसरा ये है कि अगर मान लीजिए कि अगर उसका कोई और, जरूरी नहीं है कि वो एमएलए की जगह एमपी बन गया, हो सकता है वो वाइस प्रेसिडेंट बन गया, प्रेसिडेंट बन गया, कुछ भी बन गया हो, तो ऐसी जो सिचुएशन है उस टाइम पे भी क्या होता है, उस टाइम पे भी उसकी जो सीट है वो खाली रह जाती है। और जब सीटें खाली रह जाती है तो होता है बाईपास इलेक्शन। तो क्या होता है, बाईपास इलेक्शन होता है। ये जो बाईपास इलेक्शन क्या होता है, जैसे हमने क्या किया था कि एमएलए चूज करके भेजे थे 200, उनमें से 25 को हमने राज्यसभा में भेज दिया, यानी कि 25 की सीट खाली हो गई, तो उन जो 25 जगह है वहाँ पे होंगे बाईपास इलेक्शन, ठीक है। तो बाईपास जो इलेक्शन होंगे वो जो सीटें खाली रह गई उसको भरने के लिए होते हैं, ठीक है। अब बात करते हैं सैलरीज की और अलाउंसेस की, यानी कि वेतन भत्तों की बात करते हैं। तो सीधा सिंपल है, इनके जो वेतन भत्ते होते हैं वो भारत की संचित निधि से आते हैं। मतलब कि जहाँ पे भारत सरकार जो है वो अपना रेवेन्यू जो है जिसको इकट्ठा करती है, वहाँ से भारत सरकार का जो पैसा है वही इनकी सैलरी भत्ते के अंदर जाता है। इसके अलावा एक और टॉपिक है वो बच गया है ओथ एंड अफर्मेशन की। ओथ की बात करते हैं तो ओथ जो है वो राष्ट्रपति दिलवाता है। ओथ जो है यानी कि जो शपथ दिलवाने का जो काम है वो करते हैं राष्ट्रपति। शपथ जो है वो राष्ट्रपति दिलवाएंगे। जैसे हम कभी कभी, जैसे सरकार अभी चुनाव जीती है तो उसके बाद में जब हम देख रहे होते हैं शपथ सेरेमनी, तो राष्ट्रपति खड़े होते हैं कि वो बोलते हैं मैं, उसके बाद में उसको एक लेटर दिया हुआ होता है, फिर वो पूरा उसके आगे पढ़ता है, वो शपथ लेते हैं, मैं ये शपथ लेता हूँ कि ऐसे 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 मैं देश के प्रति ऐसे समर्पित रहूँगा, ये करूँगा वो करूँगा। तो ये जो शपथ दिलाने का काम होता है ये होता है राष्ट्रपति का, ठीक है। तो जितने भी एमपी होते हैं उनको शपथ कौन दिलाते हैं, राष्ट्रपति दिलवाते हैं, ठीक है। अब अगला बात करते हैं कि स्पीकर ऑफ द लोकसभा
स्पीकर ऑफ द लोकसभा क्या होते हैं? वही देखो, जो हाउस जो है ना, हाउस का काम करने के लिए जरूरी है कि कोई एक व्यक्ति हो, वहां पे कोई एक व्यक्ति हो जो सारा जो काम है उसको संभाले, सारा जो काम है उसको संभाल ले। तो वो जो व्यक्ति होता है, अध्यक्ष जिसको बोला जाता है, भाई हर कोई मीटिंग हम देखते हैं, हर कोई चीज़ हम देखते हैं, तो वहाँ पे एक अध्यक्ष होता है। तो हर हाउस के अंदर भी ऐसा होता है, स्पीकर ऑफ द लोकसभा भी होता है, और राज्यसभा के अंदर होता है सभापति, जिसकी हमने बात करी थी। वो क्या होते हैं? वाइस प्रेसिडेंट होते हैं। वो क्या होते हैं? वाइस प्रेसिडेंट होते हैं। अब स्पीकर ऑफ द लोकसभा है, वो क्या करते हैं कि हाउस जब एक बार जब सरकार आ जाती है इलेक्ट होके, उसके बाद में एक जो पहली मीटिंग के बाद जो मीटिंग होती है, पहली जो मीटिंग होती है, उसके अंदर स्पीकर ऑफ द लोकसभा है उसको इलेक्ट किया जाता है। इलेक्ट किया जाता है, इसका मतलब ये हुआ कि लोकसभा के जो लोग हैं वो अपने ही लोगों में से एक व्यक्ति को स्पीकर नॉमिनेट करते हैं, स्पीकर मतलब चूज करते हैं, अपने ही लोगों में से एक व्यक्ति को अध्यक्ष बनाते हैं। ठीक है, एक व्यक्ति को अध्यक्ष बनाते हैं। तो ये यहाँ पे हमने देख लिया स्पीकर क्या होता है। अब देखो, स्पीकर जो है उसके पास में बहुत सारी पावर है। एक तो हमने देखा कि डिस्क्वालिफिकेशन वाली पावर है, दूसरा ये है, देखा था ना, दल बदल के आधार पे क्या कर सकता है, उसको मतलब उसकी जो सीट है वो खाली करवा सकता है। उसके बाद में हमने ये देखा कि अगर स्पीकर चाहे, स्पीकर जो है वो ये डिसाइड करता है कि भाई देखो कोई बिल है वो मनी बिल है या नहीं है, कोई बिल जो है वो मनी बिल है या नहीं। अभी हम देखेंगे मनी बिल क्या होता है। ठीक है, मनी बिल है या नहीं है, ये जो चीज़ है ये स्पीकर डिसाइड करता है। अगर स्पीकर ने कह दिया कोई बिल को ये मनी बिल है, तो वो मनी बिल ही माना जाएगा, उसी तरीके से उसको ट्रीट किया जाएगा। ये बात यहाँ पे क्लियर है। ठीक है, दूसरा ये है कि अगर मान लो कि मीटिंग हो रही है, मीटिंग के अंदर 10% लोग भी नहीं आए, तो हाउस को रोक के रखने का, हाउस को या फिर मतलब विघटित नहीं कहेंगे, रोकने का, स्थापन करने का जो काम है ना, स्थगन करने का जो काम है, ये किसका होता है? अध्यक्ष का होता है। अध्यक्ष उस हाउस की जो कार्यवाही है उसको वहीं पे रोक सकता है। तो बहुत सारी जो पावर है वो स्पीकर को मिली हुई होती हैं। इनमें से जो दो मेन चीज़ आपको याद रखनी है, एक तो ये है कि दल बदल विरोधी के रूप में अगर किसी व्यक्ति ने दूसरा दल चेंज कर लिया है तो उस आधार पर डिस्क्वालीफाई कौन करेगा, तो ये पावर सिर्फ अध्यक्ष के पास में। एक ये जरूर याद रखना है कि मनी बिल कौन घोषित करता है, घोषित इन द सेंस कि कौन बताएगा ये बिल मनी बिल है या नहीं है, तो वो बताएगा स्पीकर ऑफ द लोकसभा। सिर्फ लोकसभा का स्पीकर ही जो अध्यक्ष होता है वही ये बात डिसाइड कर सकता है, ये बात डिसाइड कर सकता है। ठीक है, तो ये हमने देख लिया स्पीकर ऑफ द लोकसभा जो होती है, ये जो पोस्ट होती है, ये लोग आपस में ही सारे मिलके क्या करते हैं, स्पीकर को चूज करते हैं। ठीक है, तो इलेक्शन वगैरह देख लिए। टेन्योर का तो ये पता ही है कि ये जो लोग चुने जाते हैं, अब देखो मेजोरिटी उस टाइम पे जब भी स्पीकर को चूज किया जाता है तो सिंपल सी बात है, मेजोरिटी में जो लोग होते हैं उन्हीं की सरकार बन रही होती है। तो जो स्पीकर होता है वो भी मेजोरिटी पार्टी का ही बनता है, मेजोरिटी पार्टी का ही स्पीकर बनता है, क्योंकि इन्हीं के पास मेजोरिटी है। तो ये अपने ही व्यक्ति को क्या करते हैं, स्पीकर घोषित करते हैं। ठीक है, तो मेजोरिटी पार्टी का बनता है। अब बात करते हैं डेप्यूटी स्पीकर ऑफ द लोकसभा। अगर मान लो कि स्पीकर नहीं आए तो काम कौन करेगा? अगर स्पीकर नहीं आए तो काम कौन संभालेगा? तो डेप्यूटी स्पीकर संभालेंगे। तो ये बहुत सिंपल है, इन्हीं के पास में जो पावर्स हैं वो सारी पावर्स बाद में इनके पास में शिफ्ट हो जाएंगी, या कहें कि इनका जो काम है, पूरा जो काम है ये संभाल लेंगे। प्लस में जब अगर मान लीजिए कि अध्यक्ष आए हैं, अगर अध्यक्ष आए हैं तो उस टाइम पे क्या होगा? उस टाइम पे बहुत सिंपल है, उस टाइम पे ये जो काम है ये एक नॉर्मल एमपी की तरह काम करेंगे, नॉर्मल मेंबर ऑफ पार्लियामेंट की तरह काम करेंगे। अगर अध्यक्ष नहीं आए, उसी सिचुएशन के अंदर लोकसभा के उपाध्यक्ष हैं वो लोकसभा उपाध्यक्ष के रूप में, अध्यक्ष के रूप में काम करेंगे। अदरवाइज वो एक नॉर्मल एमपी की तरह काम करेंगे। दूसरा ये है कि ये इसके अंडर नहीं है, मतलब ये ऑर्डर नहीं दे सकते इसको, ये इनको ऑर्डर नहीं दे सकते, ये बस इनका एक रिप्लेसमेंट है, ये इनका रिप्लेसमेंट में है कि अगर इनकी छुट्टी हो तो इस सिचुएशन में वो क्या होगा। ठीक है, तो ये हमने मेंबर ऑफ जो लोकसभा के जो उपाध्यक्ष हैं और उनकी बात कर ली। अब बात करते हैं चेयरमैन ऑफ राज्यसभा। तो चेयरमैन ऑफ राज्यसभा की बात अगर हम करें तो हमें पता है कि वाइस प्रेसिडेंट जो होते हैं वही होते हैं, सभापति होते हैं किसके? राज्यसभा के। वाइस प्रेसिडेंट, वाइस प्रेसिडेंट, वाइस प्रेसिडेंट जो होते हैं वही होते हैं क्या? राज्यसभा के अध्यक्ष होते हैं, राज्यसभा के अध्यक्ष होते हैं वाइस प्रेसिडेंट। अब इसके अंदर क्या है कि जो जो पावर अध्यक्ष को मिली हुई है क्या वो सेम पावर मिली हुई है? तो इसका जवाब है नहीं, दल बदल वाला कह सकते हैं, लेकिन उसके अलावा एक और जो पावर है मनी बिल को घोषित करने की, वो जो पावर है वो उनकी नहीं होती। इनकी सैलरी होती है वो हमने देख लिया उसी तरीके से होती है जैसे एमपी वगैरह होते हैं। भारत की जो संचित निधि है वहीं से इनकी जो सैलरी है वो डिसाइड होती है। ठीक है, भारत की संचित निधि से इनकी जो सैलरी है वो डिसाइड होती है। ठीक है,
चलिए अब बात कर लेते हैं डिप्यूटी स्पीकर की। तो सिंपल बात है कि हो सकता है कि कभी कभी क्या हो, प्रेसिडेंट नहीं है तो उस टाइम पे वाइस प्रेसिडेंट को वहाँ काम करने जाना पड़ गया। प्रेसिडेंट नहीं है उस टाइम पे वाइस प्रेसिडेंट को काम करने जाना पड़ गया, तो वहाँ पे काम कौन करेगा? तो बाकी जगह पे काम कौन करेगा? तो बाकी उनकी जगह पे काम कौन करेंगे? वाइस प्रेसिडेंट की जगह काम करेंगे डिप्यूटी चेयरमैन, यानी कि जो राज्यसभा के उपसभापति, राज्यसभा के उपसभापति। अब देखो इतने सारे लोग एब्सेंट रहते हैं लोकसभा और राज्यसभा में, हो सकता है ये दोनों ही एब्सेंट हो सकता है ये दोनों ही एब्सेंट हो। तो क्या करते हैं, 10-10 लोगों का एक ग्रुप बनाते हैं, 10-10 लोगों का एक ग्रुप बनाते हैं जिसको बोला जाता है पैनल। एक पैनल का नाम होता है सभापतियों का पैनल, एक का नाम होता है सभापति, सभापतियों, एक सेकंड को, यहाँ पे सभापति आना चाहिए, ठीक है, यहाँ पे सभापति, ठीक है। अब यहाँ पे क्या है, सभापतियों का पैनल और एक होता है उप सभापतियों का पैनल। इनका नाम है बस, इसके अंदर दोनों के अंदर क्या होता है, 10-10 लोगों का ग्रुप होता है, उप सभापतियों का पैनल। अब देखो पिछला जो हाउस है, पिछले हाउस के अंदर भी तो सेम हो सकता है, वो एब्सेंट हो सकते हैं। तो यहाँ पे क्या होगा, यहाँ पे क्या होगा कि जो सभापति के जो पैनल है वो लोकसभा के अंदर काम करेगा और उप सभापति का जो पैनल है वो राज्यसभा के अंदर काम करेगा। राज्यसभा के लोग जब अनुपस्थित होंगे, राज्यसभा के सभापति और उप सभापति जब अनुपस्थित होंगे तब यहाँ पे काम करेगा उप सभापतियों का पैनल। और अगर लोकसभा के अध्यक्ष और उपाध्यक्ष अनुपस्थित होंगे तो वहाँ पे काम करेगा सभापतियों का पैनल। उनमें से कोई भी जो व्यक्ति है उसको सेलेक्ट कर लिया जाएगा और वो प्रिसाइड करेगा हाउस को। प्रिसाइड मतलब उसका पीठासीन अधिकारी बनेगा उस दिन के लिए। पीठासीन अधिकारी मतलब एक अध्यक्ष की तरह काम करेगा, उसकी जो सारी पावर है वो एक अध्यक्ष की तरह रहेंगी। अध्यक्ष की पावर हमने देख ली है, ठीक है। तो पावर मतलब वहाँ पे जो भी इंपॉर्टेंट जो डिसीजन लेने का जो काम है ना वो सारा अध्यक्ष का होता है। वहाँ पे शांति व्यवस्था बनाए रखना है, डेकोरम बनाए रखना है, लोगों को जवाब वगैरह दिलाना है, अगर हाउस को स्थगन करना है, हाउस को स्थगन करना है ना। तो ये जो सारी चीज़ें हैं ना, ये सारा जो काम होता है ये अध्यक्ष का होता है ना। मनी बिल है ये डिसाइड करना है, तो ये सारी जो चीज़ें हैं ये इनकी होती है। अगर हमारे देश की पार्लियामेंट किसी और देश की पार्लियामेंट से बात कर रही है तो भी ये जो काम होता है ये अध्यक्ष ही करेंगे, ठीक है। तो ये सारी चीज़ें। अब है लीडर ऑफ द हाउस, लीडर ऑफ द अपोजिशन और विप। ये जो तीन चीज़ें हैं ये बहुत इंपॉर्टेंट है। लीडर ऑफ द हाउस का मतलब ये है कि जो भी पार्टी मेजोरिटी में है उसका जो लीडर होता है उसको घोषित किया जाता है लीडर ऑफ द हाउस। भाई देखो जो जैसे नरेंद्र मोदी जी हैं वो लीडर ऑफ द हाउस हुए, कैसे? मेजोरिटी पार्टी जो है वो बीजेपी है, बीजेपी के लीडर कौन है, बीजेपी के हेड कौन है अगर देखा जाए तो वो होंगे लीडर ऑफ द हाउस। हाउस के लीडर हैं कौन से हाउस के? लोकसभा के। वो क्या है? लोकसभा के। यहाँ पे लोकसभा और राज्यसभा दोनों के अंदर लीडर ऑफ द हाउस जो है वो घोषित किए जा सकते हैं। तो बीजेपी के लीडर ऑफ द हाउस हैं कौन से हाउस के? लोकसभा के। तो कौन हो गए? वो मोदी जी हो गए। अगर बात करें लीडर ऑफ द अपोजिशन का तो इसका मतलब ये होता है कि देखो जो सबसे बड़ी पार्टी होती है उसके बाद में जो सेकेंड बिगेस्ट पार्टी होती है उसका जो लीडर होता है उसको हम मानते हैं कि वो अपोजिशन है। वो क्या है? ओपोजिशन है, यानी कि विपक्षी पार्टी है वो। लेकिन विपक्षी पार्टी बनने के लिए एक शर्त होती है, वो शर्त ये होती है कि 10% सीट आपके पास में होनी चाहिए, सीट होनी चाहिए हाउस में, 10% सीट होनी चाहिए। अब ये हो सकता है कि देखो 350 सीटें हैं बीजेपी और एनडीए गवर्नमेंट की मिला के अभी के टाइम पे, एनडीए गवर्नमेंट की 350 सीटें हैं लगभग, और हमारे पास में हैं 550 सीटें हैं, 550 सीटें टोटल हैं, है ना, इतनी सीटें टोटल। तो 10% सीटें अगर किसी एक पार्टी के पास में आ जाती हैं तो वो मतलब कि जैसे मान लो कि बाकी कितनी 200 सीटें बची, लगभग 200 सीटों में से अगर मान लो कि 6 पार्टी हैं, 200 सीटों में से 6 पार्टी, एक के पास में 30 है, एक के पास में 40 हैं, एक के पास में 42 हैं, एक के पास में 30 फिर से हैं और फिर 45 हैं। मान लो कि ऐसे सीटें और बच गई। तो किसी के पास में भी 10% सीटें नहीं है, क्योंकि 10% होने के लिए कम से कम कितने चाहिए? 55 सदस्य की सीट चाहिए। अगर आपके पास में 55 नहीं है, किसी भी पार्टी के पास में 55 सीटें नहीं हैं, तो वो विपक्ष की पार्टी नहीं बन सकती। 10% सीट होनी ही होनी चाहिए। यानी कि अगर अभी के टाइम पे सिचुएशन देखी जाए, क्योंकि कांग्रेस के पास में 52 ही सीटें हैं, कांग्रेस के पास में सेंट्रल गवर्नमेंट के अंदर 52 ही सीटें हैं, तो इस हिसाब से अगर देखा जाए तो प्रॉपर विपक्ष तो कोई है ही नहीं, प्रॉपर विपक्ष देखा जाए तो कोई है ही नहीं, ठीक है। तो ये हमने यहाँ पे देख लिया। अब बात करते हैं विप की, बात करते हैं विप क्या होता है? सचेतक यहाँ पे लिखा हुआ है। इसका मतलब ये है कि देखो भाई, अगर मान लो कि कोई बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट बिल पास करना है तो क्या करता है कि जो बीजेपी गवर्नमेंट है वो बोलेगी कि सबको इस बिल पे हाँ करना है, हर व्यक्ति को इस बिल पे हाँ करना है, इसको बोला जाता है विप,
ठीक है, इसको सीधा सिंपल सी बात है, इसको बोला जाता है विप। अपनी जो पार्टी है उसके लिए एक स्पेशल तरीके का, अपनी जो पार्टी है उसके लिए एक स्पेशल तरीके का ऑर्डर जारी किया जाता है, जिसको बोला जाता है विप। जो पार्टी पावर में है वो भी कर सकती है, जो पार्टी पावर में नहीं है वो भी कर सकती है अपनी पार्टी के लिए। बस यही जो चीज़ है ना, अपनी अपनी पार्टी के लिए एक ऑर्डर इश्यू करना, वो सबको मानना पड़ता है, यही होता है विप, यानी कि यही होता है सचेतक या विप। ठीक है, तो ये हो गया सचेतक। तो हम यहाँ पे एकदम छोटे छोटे तरीके से जल्दी जल्दी खत्म कर रहे हैं, जल्दी जल्दी मतलब कि बहुत ही फास्ट स्पीड में जो संसद वाला जो टॉपिक है, हर एक जो वर्ड है, हर एक जो इंपॉर्टेंट चीज़ है वो हम यहाँ पे कर रहे हैं, डिस्कस कर रहे हैं। इससे बाहर जो ये वाली एग्जाम है एमटीएस की, इससे बाहर तो नहीं आएगा, ठीक, इससे बाहर तो नहीं पड़ेगा। अब बात करते हैं सेशंस ऑफ द पार्लियामेंट, संसद के सत्र, संसद के सत्रों की बात करते हैं। तो जब हम इनकी बात कर रहे होते हैं तो हम क्या देखते हैं, जब संसद के सत्रों की बात कर रहे होते हैं, एक सेकेंड रुकिए, जब हम संसद के सत्रों की बात कर रहे होते हैं तब हम ये बात सुनते हैं कि एक शीतकालीन सत्र होता है, एक ग्रीष्मकालीन सत्र होता है और एक मानसून सत्र होता है। तो हमें याद रखना है कि भारत जो है, भारतीय संविधान जो है, उसके अंदर 3 सत्र होते हैं। फटाफट लिख देते हैं, 3 सत्र होते हैं। कौन कौन से सत्र होते हैं? एक जो सत्र होता है वो 2 महीने का होता है, एक 3 महीने का होता है और एक होता है 4 महीने का। शुरुआत होती है बड़े वाले से, पहला जो सत्र है उसको बोला जाता है बजट सत्र, क्योंकि उसके अंदर आता है बजट, और बजट सत्र जो है वो शुरू होता है फरवरी से और उसके बाद में कहाँ तक चलता है? 4 महीने की बात करें, फरवरी, मार्च, अप्रैल, मई, फरवरी से लेके मई तक। उसके बाद में 1 महीने की छुट्टी, उसके बाद में 1 महीने की छुट्टी, ठीक है। 1 महीने की जो छुट्टी हो गई उसके बाद में क्या करना है? 1 महीने की छुट्टी के बाद में आ गई बारिश, क्योंकि मई जून, जून के बाद में आ गई बारिश, यानी कि मानसून सत्र, मानसून सत्र। अब देखिए ये इतना लंबा नहीं चलेगा, ये 1 महीने छोटा है, ये 1 महीने छोटा है, तो मई के बाद में 1 महीने की छुट्टी, तो ये चलेगा जुलाई, अगस्त और सितंबर, ठीक है। फिर से 1 महीने की छुट्टी और अब आ गई है सर्दी, तो सर्दी आ गई है तो शीतकालीन सत्र, शीतकालीन सत्र, ठीक। और सितंबर के बाद अक्टूबर की छुट्टी, नवंबर और दिसंबर, ठीक है। ये हो गया 2 महीने का, और फिर से 1 महीने की छुट्टी यानी जनवरी की छुट्टी, और फिर फरवरी से फिर से सत्र शुरू हो गया। तो हमारा जो भारत है उसके अंदर 3 सत्र होते हैं, एक बजट सत्र होता है, एक मानसून सत्र होता है, एक शीतकालीन सत्र होता है। इसके साथ में हमें यह भी याद रखना है कि जो संविधान है उसमें कहीं पर भी नहीं लिखा है कि हमें 3 सत्र करने हैं, हमें सिर्फ हमारे संविधान में ये लिखा है कि 2 सत्र करने हैं, और दोनों के बीच में कम से कम, मतलब कि ज़्यादा से ज़्यादा सिर्फ 6 महीने का टाइम हो सकता है, मिनिमम 2 बार तो सत्र करना ही पड़ेगा, ये बात यहाँ पे लिखी हुई है, ठीक है। तो ये हो गया यहाँ पे, तो ये चीज़ यहाँ पे हो गई, ये रट लेना है, ये बात हमें रट लेना है, और ये भी रट लेना है कि मिनिमम 2 सत्र होने चाहिए, और किसी भी सत्र के बीच में 6 साल से ज़्यादा का टाइम नहीं होना चाहिए। सत्र क्या होता है कि कंटिन्यूस बैठक चलती रहती है। ये जो इतने महीने बताए ना, इन 4 महीनों में कंटिन्यू बैठक चलेगी, हर बात पे डिस्कशन होगा। फिर जो 1 महीने के बीच में छुट्टी बताई, यहाँ पे छुट्टी रहेगी, यहाँ पे क्या रहेगी, इसके अंदर कोई मीटिंग नहीं होगी, यहाँ पे छुट्टियाँ चल रही होंगी। जो भारत की जो संसद है उसकी यहाँ पे छुट्टियाँ चल रही होंगी, ठीक है। चलिए अब बात करते हैं स्थगन की बात करते हैं, एडजर्नमेंट की बात करते हैं। एडजर्नमेंट क्या होता है कि जैसे मान लो कोई मीटिंग चल रही है, मीटिंग चलते चलते पता चलता है कि बस हो गया आज का, तो उस मीटिंग को बीच में रोक दिया जाता है, इसी को बोला जाता है स्थगन। अब वो 1 दिन के लिए रोक सकते हैं, 2 महीने मतलब 2 दिन के लिए रोक सकते हैं, 1 घंटे के लिए रोक सकते हैं, इसी को बोला जाता है स्थगन, इसी को बोला जाता है क्या? स्थगन, ठीक है। तो सिंपल सी बात है कि क्या हो रहा है, अगर मीटिंग वगैरह हो रही हो तो उसके बाद में क्या होता है कि बीच में ही मीटिंग को रोक दिया जाता है, और उसके लिए क्या है कि एक स्पेसिफिक टाइम के लिए रोका जाता है, इसको बोला जाता है स्थगन, ठीक है। और एक और होता है क्या, इसके अंदर मतलब टाइम अगर नहीं बताया जाए तो इसको बोला जाएगा एडजर्नमेंट, और अगर टाइम बताया जाए तो बोला जाएगा एडजर्नमेंट साइन डाई, उसको भी रोक दिया जाता है। बस उसमें क्या होता है कि टाइम बताया जाता है कि कितने टाइम के लिए रोका गया। अब दूसरी बात है प्रोरोगेशन, यानी कि सत्रावसान। जो 1 महीने की जो बीच में छुट्टी चल रही है ना, वही सत्रावसान है, वही है सत्र के बीच में अवसान, यानी सत्र के बीच की छुट्टी। तो सत्रों के बीच की जो छुट्टी है उसको बोला जाता है प्रोरोगेशन, उसको बोला जाता है क्या? प्रोरोगेशन। रट लो, भयंकर तरीके से रट लो इसको, ठीक है। तो ये आ सकता है। अब अगली जो बात होगी, सत्रावसान जो होता है, ये अध्यक्ष है वो घोषित कर देते हैं, उसके बाद में राष्ट्रपति जो है वो एक लेटर लिख के बोल देते हैं कि हाँ भाई सत्रावसान हो गया,
ठीक है, 17 अवसान हो गए। उसके बाद में है डिसोल्यूशन। डिसोल्यूशन जो है वो सबसे बड़ी चीज होती है। डिसोल्यूशन होता है कि 5 साल हो गए हैं सरकार को, अब बस सरकार है वो खत्म कर दो, डिसोल्व कर दो, अब फिर से इलेक्शन होंगे। इसी को बोला जाता है विघटन या डिसोल्यूशन। ये हो गया डिसोल्यूशन। डिसोल्यूशन में क्या होता है कि सरकार जो है उसके 5 साल पूरे हो गए हैं, अब उसको छुट्टी दे दी जाएगी, उन लोगों को छुट्टी दे दी जाएगी और नए जो लोग हैं वो संसद के अंदर आएंगे, वो लोग संसद के अंदर आएंगे। इसी को बोला जाता है डिसोल्यूशन या विघटन। ठीक है, चलिए अब बात करते हैं कोरम की। कोरम क्या होता है? कोरम जो है वो ये बोलता है कि भाई देखो सीधी बात है कि मान लो कि हमने 545 लोगों की जगह है, 545 लोगों हम चूज करके भेजते हैं, लेकिन इतने लोग अब्सेंट रहते हैं, कल को जो संसद है उसके अंदर 25 ही लोग आए, तो क्या शर्म की बात होगी कि 550 में से 25 लोग आए और कोई बहुत इंपॉर्टेंट बिल था वो पास करवा दिया? कितनी शर्म की बात रही, है ना। तो इसीलिए क्या किया गया, कोरम डिसाइड किया गया। कोरम यानी कि गणपूर्ति। कोरम यानी कि गणपूर्ति। गणपूर्ति मतलब कितने गण आए हैं, कितने लोग आए हैं, तो कितने लोग 10%। अगर 10% लोग नहीं आए, अगर हाउस के अंदर 10% लोग नहीं आए तो कोई मीटिंग नहीं होगी, मीटिंग रोक दी जाएगी। ये जो 10% का नंबर है इसी को बोला जाता है गणपूर्ति। ये जो 10% का नंबर है इसी को बोला जाता है गणपूर्ति। अब ये बात याद रखनी है, 10% जो है वो याद रखना है, ठीक है। 10% और किसको मिला के, अध्यक्ष को मिला के 10% होना चाहिए। अध्यक्ष उसके अंदर इंक्लूडेड होगा, अध्यक्ष को मिला के 10% होना चाहिए, ठीक है। अब बात हो रही है वोटिंग इन द हाउस, संसद के अंदर मतदान कैसे होता है। तो सिंपल है भाई, देखो पहले तो वो बुलवा के पूछेंगे जिसको लगता है कि हम मतलब कि क्या होगा कि जिसको जो इस बिल के पक्ष में है वो आए बोले, AYE आए। तो अगर बहुत ज़्यादा लोग आए बोल देते हैं तो वो बिल पास मान लिया जाएगा, और अगर ना बोल देते हैं तो वो बिल जो है वो नहीं पास माना जाएगा। फिर अगर मान लो कन्फ्यूजन होता है तो क्या होता है कि हर एक को मतलब कि लिखवा के या खड़े करके, स्टैंडिंग करके उनको काउंट करके वोटिंग की जाती है। फिर उससे हाँ ना करके मतलब देख लेते हैं कि जिसका नंबर ज़्यादा होगा उसी के पक्ष में ये बिल जाता है और मैं ये बिल को पास करता हूँ, या फिर ये जो हाउस है ये इस बिल को पास करता है। ये सिंपल सी चीज़ है, ये यहाँ पे लिखी हुई होती है। अगला है लेम डक सेशन। लेम डक सेशन क्या होता है? लेम डक सेशन जो है वो ये बोलता है कि भाई देखो विघटन होने वाला है, विघटन होने वाला है, हाउस का 5 साल हो गए हैं, नई सरकार आने वाली है, सरकार के अंदर इलेक्शन हो गए हैं, सरकार के अंदर इलेक्शन हो गए हैं, हमें पता चल गया है कि कौन कौन जीत गया, लेकिन अभी भी एक सेशन और होगा, और वो जो सेशन होगा उसके अंदर सब लोग आएंगे। मैन अगर देखा जाए तो वो लोग आएंगे जो इस बार वाली सरकार के अंदर इलेक्टेड नहीं हुए, यानी कि वो लेम डक हैं। वो क्या है? लेम डक हैं। लेम मतलब लेम किसके लिए यूज करते हैं? लेम डक मतलब कि जो लोग मतलब अभी इलेक्ट होकर नहीं आ पाए उनके लिए एक सेशन किया जाता है जिसको बोला जाता है लेम डक सेशन। जिसको क्या बोला जाता है? लेम डक सेशन इसको बोला जाता है, ठीक है। तो ये हमें याद रखना है, ये इंपॉर्टेंट जो वर्ड है बस समझना जरूरी है। समझना सबसे ज्यादा जरूरी है, लिखना इतना ज्यादा जरूरी नहीं है। अगर आपको लग रहा है कि आपको याद नहीं रह रहा, अगर आपको लग रहा है कि आपको याद नहीं रह रहा है तो आपको क्या करना है, आपको एक बार हाउस का क्लास जो है इसको फिर से वापस देखना है, इसको फिर से वापस देखना पड़ेगा। एक बार फिर से फटाफट से जाके उसको रिपीट करके वापस देख लेना, ठीक है। तो इतना सा करना है। अब है क्वेश्चन आवर। क्वेश्चन आवर के अंदर इनसे किससे क्वेश्चन पूछे जाते हैं? क्वेश्चन पूछे जाते हैं, क्वेश्चन पूछे जाते हैं। किससे पूछे जाएंगे? जो MP हैं, MLA हैं, जितने भी जो लोग हैं उनसे क्वेश्चन पूछे जाते हैं। इसी को बोला जाता है क्वेश्चन आवर। जाते ही स्टार्टिंग का 1 घंटा, स्टार्टिंग 1 आवर, 1 आवर स्टार्टिंग का जो 1 घंटा होता है उसको क्वेश्चन आवर बोलते हैं। इसके अंदर 3 तरीके के क्वेश्चन होते हैं, स्टार्ड, अनस्टार्ड और जो भी वर्बल होते हैं इस तरीके के। अब देखो स्टार्ड अनस्टार्ड का डिफरेंस है, ये सब कोई इंपॉर्टेंट मायने नहीं रखता। स्टार्ड मतलब कि जैसे मान लो कि जवाब किस तरीके से देना है, इस आधार पर इन क्वेश्चनों को रखा जाता है कि आपको बोल के जवाब देना है या आपको वापस लेटर के अंदर जवाब देना है, इस तरीके से बांटा जाता है। बस सीधी बात है, जो गवर्नमेंट है, जो पावर में है, उनसे सवाल पूछा जाता है, ये चीज़ आपने कैसे करी, इसका डाटा इतना है, आपने तो ऐसे बोल दिया कि हमने 10,000 घर बनवा दिए, हमने 1 लाख घर बनवा दिए, हमने तो अभी अभी जाके सर्वे करवाया है 5 लाख ही बने हैं, है ना। आपने बोला कि 10 लाख बनवा दिए, 5 लाख ही बने हैं, आप हमें इसका जवाब दो, क्या बात है, इतना पैसा वहां लगवाया था, हमने पता किया है कि इतना नहीं लगा। इस तरीके के जो क्वेश्चन है वो सरकार से किए जाते हैं, इसको बोला जाता है क्वेश्चन आवर। 0 आवर जो होता है वो क्या बोलता है कि देखो अगर मान लो कि कोई इंपॉर्टेंट विषय है, कोई इंपॉर्टेंट विषय है जिसके ऊपर बात करना आवश्यक है, तो एक आधा घंटे का सेशन होता है, आधा घंटे का सेशन होता है। इसके बाद में होता है, और जो हाउस प्रॉपर शुरू होता है उससे पहले होता है, जो प्रॉपर हाउस शुरू होता है उससे पहले होता है और इसके बाद में होता है,
ठीक है, तो ये यहाँ पे आ गया, तो ये हमने यहाँ पे देख लिया है। उसके बाद में है मोशन यानी कि प्रस्ताव, कि प्रस्ताव कितने तरीके के होते हैं, मोशन जो होते हैं वो कितने तरीके के होते हैं। तो मोशन होता है कि भाई कोई जो तरीका है, कोई जो प्रस्ताव रखे जाते हैं उनके पीछे, हर जो प्रस्ताव है उनके पीछे रीजन होते हैं। हर जो प्रस्ताव रखा जाता है उसके पीछे रीजन होते हैं कि भाई हम किस काम के लिए ये प्रस्ताव रख रहे हैं। फॉर एग्जाम्पल कोई एक प्रस्ताव रखा गया जिसको बोला जाता है अविश्वास, अविश्वास प्रस्ताव, अविश्वास प्रस्ताव हो गया। अविश्वास प्रस्ताव किसके लिए है, जो अपोजिशन पार्टी है वो ये प्रस्ताव रखती है और कहती है कि हमें ये लगता है कि जो पार्टी अभी सरकार चला रही है उसके पास में क्या नहीं है, मेजॉरिटी नहीं है, हमें विश्वास नहीं है, यानी कि हमें अविश्वास है। तो ऐसा जो बिल है वो रखा जाएगा और अगर वो अविश्वास प्रस्ताव पास हो जाता है तो सरकार गिर जाएगी, तो सरकार गिर जाएगी। तो मोशन जो होते हैं वो क्या बोलते हैं कि अलग अलग तरीके से किस किस तरीके के जो मोशन है, किस किस तरीके के मोशन, मतलब कि ये जो बिल आपने पास किया उसके पीछे का मोटो क्या है, उसका पीछे का मोटो क्या है। दूसरा, अगर नो कॉन्फिडेंस मोशन की बात कर ली हमने, फिर जैसे क्लोजर मोशन हो गया, है ना, क्लोजर मोशन हो गया, कॉन्फिडेंस मोशन हो गया कि हाँ हम दिखाना चाहते हैं, भाई जैसे सरकार से बोला नहीं गया कि उनके ऊपर विश्वास नहीं है, लेकिन सरकार अपने आप से दिखा रही कि हाँ हमें विश्वास है कि सारे लोग हमारे हैं, तो कॉन्फिडेंस मोशन हो गया, यानी कि विश्वास प्रस्ताव हो गया। फिर जैसे मान लीजिए कि एक थैंक यू प्रस्ताव होता है ना, थैंक यू प्रस्ताव होता है, उसके अंदर क्या होता है, धन्यवाद प्रस्ताव जिसको बोलेंगे, थैंक यू मोशन बोलेंगे। तो ये क्या होता है कि मान लो कि हमारा कोई हाउस है, उसके अंदर क्या होता है कि हर हाउस जो शुरू होता है, जब कभी भी ये जो सेशन की बात करी, यहाँ पे एक समनिंग सेशन भी होता है, यहाँ पे एक समनिंग सेशन होता है। समनिंग यानी कि आहुति देना, समनिंग यानी कि आहुति। आहुति का मतलब ये है कि जब पहली बार आहुति, आहूत करना, सॉरी आहुति नहीं, आहूत, आहूत मतलब जो हाउस है उसको बुलाना, हाउस को बुलाना। तो जब भी हाउस को बुलाया जाता है ना, तो जैसे पहली बार, साल के पहली बार जब बुलाया गया तो क्या होता है कि जो राष्ट्रपति जो होते हैं वो हाउस के अंदर भाषण देते हैं और उसको थैंक यू बोला जाता है। तो थैंक यू जब बोला जाता है तो वो एक थैंक यू प्रस्ताव पास किया जाता है। वो जो थैंक यू प्रस्ताव होता है ना, अगर वो बिल पास नहीं होता, अगर वो बिल पास नहीं होता तो क्या होता है कि ये जो हाउस है इसके अंदर जो पार्टी है उसको मेजोरिटी में नहीं माना जाएगा, इस पार्टी को मेजोरिटी में नहीं माना जाएगा, ये बात मान ली जाती है, ये बात मान ली जाती है। इसका मतलब क्या हुआ कि ये जो पार्टी है इसके पास में मेजोरिटी नहीं है, मतलब ये सरकार बनाने के काबिल नहीं है, ठीक है। अगला अगर बात करें तो प्रिविलेज मोशन हो गया। प्रिविलेज मोशन क्या होता है, विशेषाधिकार, कि कुछ कुछ जो हमारे जो एमपी होते हैं उनके पास में कुछ विशेष अधिकार होते हैं, इनके पास में कुछ पर्सनल राइट होते हैं, अगर उनका हनन हो रहा हो तो उनके लिए विशेषाधिकार प्रस्ताव हो गया। क्लोजर मोशन होता है, क्लोजर यानी कि बंद करने के लिए, बंद करने के लिए मतलब कोई बात पे बहुत ज्यादा लंबा डिस्कशन खींच गया है, बहुत लंबी बातें हो गई, तो क्लोजर यानी उसको बंद करो, बस हो गया, खत्म करो, ठीक है। तो इस तरीके से बहुत सारे मोशन या बहुत सारे जो प्रस्ताव हैं वो होते हैं। अविश्वास हो गया, विश्वास हो गया, है ना, धन्यवाद हो गया, उसके बाद में अगर फोर्थ की बात करें तो विशेषाधिकार हो गया, विशेषाधिकार। फिर अगर बात करें तो क्लोजर, क्लोजर मोशन। तो इस तरीके के बहुत सारे मोशन होते हैं, ठीक है। अब बात करते हैं टाइप्स ऑफ बिल की, कि बिल जो होते हैं वो कितने तरीके के होते हैं, बिल जो होते हैं वो कितने तरीके के होते हैं। टाइप्स ऑफ बिल, तो बिल जो होते हैं, एक तो होता है ऑर्डिनरी बिल, ऑर्डिनरी बिल, ठीक है। एक होता है मनी बिल, मनी बिल, एक होता है फाइनेंस बिल। तीन ही तरीके के बिल होते हैं, फाइनेंस बिल। एक और भी होता है जिसको हम बोलते हैं कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट बिल, संविधान संशोधन, संविधान संशोधन बिल, ठीक है। इस तरीके के बिल होते हैं अलग अलग। ऑर्डिनरी जो बिल होता है उसके अंदर नॉर्मल अगर कोई चीज़ हमें पास करवानी हो, अगर नॉर्मल कोई चीज़ पास करवानी है, नॉर्मल किसी भी चीज़ के बारे में एक्ट या लॉ बनाना हो तो उसको ऑर्डिनरी बिल के थ्रू पास करवाया जाता है, ऑर्डिनरी बिल उसको बोला जाता है, ठीक है, पहला। दूसरा बात हो रही है मनी बिल की। मनी बिल जो होता है वो पैसों से रिलेटेड कोई मैटर है, पैसों से रिलेटेड कि भाई टैक्स कलेक्ट करना है, टैक्स कम करना है, टैक्स रेट बढ़ानी है, पैसा कहाँ पे इकट्ठा किया जाएगा, संचित निधि से किस किस को सैलरी कितनी दी जाएगी, इससे रिलेटेड जो बातें हो रही है, पैसा खर्चे करने से रिलेटेड जो बातें हो रही हैं वो मनी बिल की होती है। दूसरी अगर पैसे की बातें हो रही है, दूसरी अगर पैसे की, मनी बिल यानी कि यहाँ पे मनी बिल ही लिखेंगे इसको, और ये फाइनेंस बिल जो है इसको लिखेंगे हम क्या, वित्त, ठीक है, वित्त बिल, फाइनेंस बिल। और ऑर्डिनरी यानी कि साधारण, साधारण बिल, ये हो गया साधारण बिल,
ठीक है, तो ये हमने यहाँ पे देख लिया, मनी बिल हो गया, वित्त बिल हो गया और संविधान संशोधन बिल हो गया। अब देखिए ये जो होते हैं फाइनेंस जो बिल होता है वो बात करता है नॉर्मल पैसे की बात हो कि कोई जो व्यक्ति है चालान कितना बढ़ाना चाहिए किसे, है ना, अगर पनिशमेंट जुर्माना बढ़ाना है तो कितना बढ़ाना चाहिए, कहीं पे अगर कोई शुल्क ले रहे हैं तो कितना बढ़ाना चाहिए, सर्विसेज अगर कहीं पे बढ़ा रहे हैं तो वो कितना लेना चाहिए। यहाँ पे मेनली जो बात होती है टैक्स से रिलेटेड होती है, टैक्स से रिलेटेड जो पैसा होता है उसके यूज करने की होती है और टैक्स कलेक्ट करने से रिलेटेड जो चीजें होती है उसकी होती है, ठीक है। और यहाँ पे जो बात हो रही होती है वित्त बिल के अंदर जो बात हो रही होती है वो बात हो रही होती है नॉर्मल पैसे के यूज की। संविधान संशोधन का मतलब यह है कि संविधान के अंदर संशोधन करना होता है तो वो बिल, तो ये तो आर्टिकल 368 के अंदर पास होता है, 368 के थ्रू लाया जाता है। अब बिल जो होता है उसको पास करने का प्रोसेस क्या है, पहला तो यह है कि मनी बिल हमेशा लोकसभा के अंदर रखा जाएगा। मनी बिल कौन सा है ये अध्यक्ष जो है वो डिसाइड करेगा। मनी बिल लाने से पहले उसको राष्ट्रपति के पास में लेके जाया जाएगा और बाद में जब राष्ट्रपति उसको हाउस के अंदर भेज देंगे तो उसके बाद में जो बिल है वो पहले लोकसभा में आएगा, फिर राज्यसभा में आ जाएगा और बाद में राष्ट्रपति उसको पास करेंगे, ठीक है। तो ये हमने यहाँ पे देख लिया। अब हमें देखना है कि जो बिल पास करने का जो पूरा प्रोसेस होता है उसके 2-3 स्टेजेस होते हैं वो देखते हैं। पहला बिल रखा जाएगा, पहले बताया जाएगा कि ये बिल है, पहले दिन मतलब हाउस के अंदर रखा जाएगा। दूसरी बार क्या होगा उसके ऊपर पूरा प्रॉपर डिस्कशन होगा, सारी जो अलग अलग कमेटी होती है वो उसके ऊपर पूरा डिस्कशन करेगी, हर एक बात क्या सही है क्या गलत है क्या चीज़ हटानी चाहिए, ये पूरा प्रोसेस होगा, ठीक है। तो दूसरी मीटिंग, दूसरी बैठक, तीसरी बैठक होगी उसके अंदर बिल जो पास या फेल उसको कर दिया जाएगा या रिजेक्ट उसको कर दिया जाएगा। तो 3 मीटिंग होती हैं एक ही हाउस के अंदर किसी भी बिल के ऊपर, ठीक है। उसी तरीके से वो जो बिल है वो दूसरे हाउस में जाएगा, अगर मान लो वो पास हो जाता है तो, अगर वो फेल हो जाता है तो दूसरे हाउस में नहीं जाएगा। अगर वो पास हो गया तो यही तीनों चीजें हैं फिर से राज्यसभा के अंदर भी होंगी, और अगर राज्यसभा में बिल पहले रखा गया है तो फिर से लोकसभा के अंदर भी होंगी। अगर वो वहां से भी पास हो जाता है तो राष्ट्रपति के पास में भेजा जाएगा। अब राष्ट्रपति के पास में 3 चीजें हैं, या तो वो उसको पास कर दें या उसको रिजेक्ट कर दें, है ना, या मतलब कि वीटो, एक तो होता है पास कर दें, एक तो उसको पास ही कर दिया, एक उसको वीटो कर दे। अब वीटो के अंदर 3-4 चीजें कर सकती है, एक तो वो उसको रिजेक्ट कर दे कि भाई रिजेक्ट है, मैं नहीं मानता, ये सही है। दूसरा ये है कि रीथिंक करो, रीथिंक करो, है ना, यानी कि सस्पेंसिव वीटो यानी कि निलंबनकारी वीटो का यूज करते हैं कि मतलब थोड़ा टाइम लगा दिया, सस्पेंड कर दिया उसको, थोड़े टाइम फिर से सोचो। और रिजेक्ट कर दिया यानी एब्सोल्यूट वीटो की हाँ खत्म, पूरा खत्म कर दिया उसको, पूर्ण तरीके से उसको वीटो कर दिया, एकदम से खत्म कर दिया। एक आता है पॉकेट वीटो, एक आता है पॉकेट वीटो। पॉकेट वीटो के अंदर बोलते हैं कि ना तो उसके बारे में हाँ बोला ना बोला, अपनी जेब में रख लिया, ना तो हाँ बोला ना बोला, अपनी जेब में रख लिया, इसका मतलब उसको खत्म ही कर दिया, लेकिन उसके बारे में कोई भी राय नहीं दी गई, ठीक है। तो कैसे बिल 3-3 स्टेजेस के अंदर हाउसेस के अंदर आता है, उसके बाद दूसरे हाउस में जाता है, उसके बाद राष्ट्रपति के पास में जाता है, और राष्ट्रपति के पास में भी या तो वो उसको पास कर सकते हैं या उसका वीटो कर सकते हैं, या उसको वीटो कर सकते हैं। एक और चीज याद रखनी है कि मनी बिल के ऊपर कभी भी रीथिंक के लिए नहीं भेजेंगे कि फिर से सोच लो, क्योंकि जब मनी बिल हाउस में रखा था तो पहले दिखाया था ना आपको कि राष्ट्रपति जी को पहले ही दिखा के ही तो हाउस में रखा गया था, तो इसीलिए फिर से उसको रीथिंक करने के लिए नहीं भेजा जा सकता। अब फटाफट से हमारे जो क्वेश्चन है वो देख लेते हैं कि क्या क्या क्वेश्चन है, क्या क्या इंपॉर्टेंट जो क्वेश्चन है वो बने, ठीक है। तो पहला है विच ऑफ द फॉलोइंग आर द कॉन्स्टिट्यूशन कॉन्स्टिट्यूएंट्स ऑफ द इंडियन पार्लियामेंट। पार्लियामेंट के अंदर इनमें से कौन कौन सी चीजें आती हैं, पार्लियामेंट के अंदर कौन कौन सी चीजें आती हैं, तो प्रेसिडेंट आता है, राज्यसभा आती है, लोकसभा आती है, तो थर्ड, ये तीनों जो ऑप्शन है ये हो जाएंगे सही, ठीक है। एक चीज पहला ऑप्शन सही है, इसका लास्ट ऑप्शन। अगला है देखिए ये एसएससी ऑनलाइन स्नातक स्तरीय में आया हुआ है, लेकिन हमें ये पढ़ना है एसएससी से रिलेटेड जितने क्वेश्चन हैं वो सब हमें पढ़ने हैं, ताकि क्या है कि हम जो सारा जो सिलेबस है वो कवर कर सके, ठीक है। अगला है कि ये फिर से यही पूछ लिया कि पार्लियामेंट के अंदर कौन कौन सा आता है, तो प्रेसिडेंट, राज्यसभा और लोकसभा, ठीक है, ये तीनों इसके अंदर आएंगे। उसके बाद में अगला है वो ये है आउट ऑफ 245 कि 245 सदस्यों में से कुल कितने निर्वाचित सदस्य होते हैं, इलेक्टेड कितने होते हैं। तो हमने देखा था कि राज्यसभा के अंदर 245 होते हैं, है ना, 12 को तो हमारे प्रेसिडेंट है वो चूज करते हैं और 233 बचे उनको हम क्या करते हैं, नॉमिनेट, मतलब उनको इलेक्ट करके भेजा जाता है, उनको इलेक्ट करके भेजा जाता है, ठीक है। अब बात कर दिया 245 में से नॉमिनेटेड कितने होते हैं, तो देखा था ना 245 में से 12 और 233 तो 12, ठीक है, 12 इसके अंदर आएंगे। 12 को राष्ट्रपति जो होते हैं वो चूज करते हैं। अगला है हु इलेक्ट द मेंबर्स ऑफ द राज्यसभा। अभी तो देखा हु इलेक्ट, जो 12 होते हैं उनको राष्ट्रपति इलेक्ट करते हैं, लेकिन ये बाकियों की बात कर रहा है। जब लिखा नहीं हो ना कि स्पेशल 12, तो हमें मान के चलना है कि बाकियों की बात कर रहा है, तो उसके लिए कौन होता है,
मेंबर ऑफ लेजिस्लेटिव असेंबली। एमएलए लोग हैं, उन्हीं ने तो चूज करके भेजा कि हमारे स्टेट को ये लोग रिप्रेजेंट करेंगे राज्य के अंदर, राज्यसभा के अंदर। और हर विधानसभा के जो एमएलए होते हैं वो अपने स्टेट से कुछ लोगों को चूज करके भेजते हैं, तो वो इसके अंदर आ जाएंगे इलेक्टेड मेंबर ऑफ द लेजिस्लेटिव असेंबली। सिंपल है। विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज करेक्ट, कि जो नीचे दिया गया है उनमें से सही कौन सा है। 4 मेंबर होते हैं लोकसभा से मनोनीत, तो ये बात है गलत। पहले होते थे 2 एंग्लो इंडियन, जो आज नहीं होते। इसलिए होते थे क्योंकि उनका भी प्रॉपर रिप्रेजेंटेशन नहीं था। अब प्रॉपर रिप्रेजेंटेशन है तो वो नहीं होते, तो कोई नॉमिनेट नहीं होता आज के टाइम पे लोकसभा में से, ठीक है। दूसरा है 12 मेंबर राज्यसभा में होते हैं, बिल्कुल होते हैं। 2 मेंबर लोकसभा के लोकसभा अध्यक्ष मनोनीत किया जाता। पहले करते थे 2 मेंबर, लेकिन लोकसभा के अध्यक्ष नहीं करते थे, उनको भी राष्ट्रपति ही करते थे, ठीक है। सिंपल सी बात है। अब राज्यसभा के 2 सदस्य फालतू बकवास कर रखे, कुछ नहीं है यहाँ पे, ठीक है। एक बार कोई ऑप्शन सही लग गया तो बाद में क्यों पीछे आगे वाला देखना है, क्यों? टाइम तो इतना थोड़ा सा मिलता है हमने पेपर में, ठीक है, तो ज़्यादा टाइम फिर खोटी नहीं करना है। हु अमंग द फॉलोइंग बिकम द यंगेस्ट स्पीकर ऑफ द लोकसभा टिल मार्च 2021। 2021 तक आज तक जो लोकसभा का सबसे युवा अध्यक्ष कौन बना हुआ है? तो क्या मीरा कुमार, पी ए सगमा और सुमित्रा महाजन, या गंती मोहन चंद्र बाल योगी? तो इसका जो जवाब है वो है गंती मोहन चंद्र बाल योगी जी। इनको याद रखना है, ये क्वेश्चन आया हुआ है CHSL में, ठीक है। न्यूज़ वगैरह में चल रहा होता है तो इसलिए क्वेश्चन बन जाते हैं इस तरीके के। द टेन्योर ऑफ द मेंबर ऑफ द लोकसभा इज फॉर द हाउ मेनी ईयर्स? हमने क्या देखा था कि 5 साल का होता है लोकसभा का और 6 साल का होता है राज्यसभा का, तो आंसर विल बी 5, ठीक है। अब देखते हैं हु अमंग द फॉलोइंग अपॉइंट्स द स्पीकर प्रोटम ऑफ द लोकसभा। प्रोटम स्पीकर क्या होता है कि जैसे मान लो कि हमें अध्यक्ष चूज करना है, तो मतलब ये होगा कि अध्यक्ष तो तब चूज करोगे जब एक बार सारे लोग चूज होके आ गए, है ना। तो एक प्रोटम स्पीकर चूज किया जाता है, प्रोटम स्पीकर चूज किया जाता है जो कि आने वाले अध्यक्ष का इलेक्शन करवा दे, और उसको चूज करते हैं राष्ट्रपति उसको ये गारंटी, ये उसको जिम्मेदारी देता है कि जाइए आप लोकसभा के अंदर एक जो अध्यक्ष है नया उसको चूज करवा दीजिए। तो राष्ट्रपति जो है वो ये चूज करते हैं, ठीक है। अब आ गए हैं हम हमारे लास्ट क्वेश्चन पे, वो ये है कि द सेकेंड लोकसभा वॉज कॉन्स्टिट्यूटेड इन, कि भारत की दूसरी लोकसभा का गठन कब हुआ? हमने देखा 1951 के अंदर चुनाव हुए, 52 के अंदर पहली लोकसभा हुई और 5 साल बाद में उसका विघटन हुआ, तो 5 साल बाद में हुआ, यानी 57 में इसका विघटन हो गया। तो जो दूसरी लोकसभा है वो 57 से लेके 62 तक चली, 57 से लेके 62 तक चली, तो 57 के अंदर, ठीक है। तो ये हमने जो संसद वाला जो टॉपिक है, ये हमने यहाँ पे ख़त्म कर लिया है। संसद टॉपिक हमने यहाँ पे ख़त्म कर लिया। अब अगली जो क्लास है उसके अंदर आएंगे हम एक अगले टॉपिक के साथ। तब तक के लिए टाटा बाय बाय, टेक केयर।